बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं इस वक्त हमें आज जश्न आज़ादी के साथ हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन मना रहे हैं। जश्न आज़ादी की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो हरा रंग है वो समझ लें कि हर पाकिस्तानी के अंदर रचा बसा हुआ है, और वो जो जज्बा है, वो जो जोश है, वो उसमें कई गुना इजाफा हो जाता है। तकरीब का सिलसिला तो आप जानते हैं, जैसे ही रात 12 बजते हैं वो शुरू हो जाता है और फिर दिन भर तकारीब होती हैं। शोहदा की कब्रों पे, मज़ारात पे हाज़िरी होती है, बानी पाकिस्तान की मज़ार हो या फिर अल्लामा इकबाल का हो, और इसी तरह से दिन भर ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आज मकसद ये होता है 14 अगस्त को मनाने का कि वो कुर्बानियाँ जिसके लिए इस मुल्क को हासिल किया गया था उसे किसी भी तौर पे भूला ना जाए। तो मुल्क के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में, इशार इस वक्त हर गली कूचे में ये जश्न का समा है, और जश्न है आज़ादी का, जिसको अब 77 साल हो चुके हैं। बिल्कुल जी, 77वां जश्न आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। हर सू सब्ज़ हलाली परचमों की बहार है। स्टॉल सजे हुए थे जहाँ से बच्चों ने, बड़ों ने अपने जश्न आज़ादी मनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी। और ये जो परचमों की बहार है, अपने अपने अंदाज से हर कोई जश्न आज़ादी मनाना चाहता है। कौमी लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ है, कुछ लोगों ने पाकिस्तानी झंडे उठाए हुए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और हर तरफ इस वक्त हम देखें तो जश्न का समा है, खुशियां। खासतौर पे जो इशाल बच्चों की फीलिंग है ना, वो यकीनी तौर पे ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और उनके लिए भी, मेरे ख्याल में बच्चों के लिए तो खासतौर पे ये त्यौहार भी ईद से कम नहीं होता। और उनकी जो ज़िद्दें होती हैं, उनकी जो फरमाइशें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समेट सके। और हमारे दौर में वैसे इतनी वैरायटी नहीं होती थी। आप स्टॉल्स पे चले जाएँ तो हमारे वक्त में तो सिर्फ जुनेद झंडियाँ हुआ करती थी, उनके ड्रेसेस से लेके, उनके अगर बच्चियों की बात की जाए तो चूड़ियाँ और क्लिप्स और ब्रेसलेट और पता नहीं क्या कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये वो सारे रंग हैं जिसको देख के एहसास होता है कि वाकई में इस मुल्क को बनाने का मकसद जो है वो बहुत ही बड़ा था। जी हाँ, अपने मेहमान का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज आप हमारे शो में मद्दू हैं, कैसे हैं आप? शुक्रिया, थैंक यू। तो एतजाज साहब, जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। सबसे पहले तो इस परेशानी के दौर में, इस मसाइल के दौर में, और ये जो अफरा तफरी है, चाहे वो सियासी तौर पे हो या फिर माशी तौर पे हो, इसके अंदर जो आज़ादी का जश्न है कहीं दब जाता है, या उसी तरह से जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होता है वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, और जो आज़ादी का जज्बा है उसी किसी तौर पे कमी बाकी नहीं होती? आपके क्या जज्बात होते हैं ज़ाती तौर पे? मैं ज़ाहिर है कि एक बड़ा खुशी का मौका है, और सबके साथ ये खुशी बांट के वो दुगनी तिगनी हो जाती है, चौगनी हो जाती है। जब आप बांट के खुशी को बांटते हैं तो कम नहीं होती, ज़्यादा होती है। तो एक ऐसा मौका है जिस वक्त बुज़ुर्गों को भी याद करने का, क्योंकि पाकिस्तान तो उन्होंने बनाया था। इत्तेज़ार साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान को बने हुए 77 साल गुजर गए हैं, बहुत सारी लाजवाल कुर्बानियां हमारे बड़ों ने दी, हमारे लीडरान ने दी, जिसके बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। क्या आप समझते हैं हम बहैसियत कौम हम पाकिस्तान बनने का वो हक अदा कर पा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान को बनाकर हमने इसका पैरा तो नहीं दिया, हमने इसकी हिफाजत तो नहीं की, और हर एक ने अपने अपने हिस्से की इसके जिस्म को ज़ख्मी भी किया, और इस रियासत की जेबों या ख़जानों में जो कुछ था उसमें अपना जितना चला है, जितना चल सका है, उसमें से ख़जाने में से खुर्द बुर्द करने का असासे, ख़जाने ना कहे असासे, हमने खुर्द बुर्द किया है। हमने इस रियासत पे डाके डाले हैं। आप ये सोचें कि आज ये रियासत, ये सोचने वाली बात है, 130 अरब डॉलर की बैरूनी कर्जों में मकरूज है। ये पैसे आए हैं। इसके अलावा जो अंदरूनी कर्जे हमने अपने बैंकों से लिए हैं वो 88 खरब ट्रिलियन रुपीस के हैं। अब 130 अरब डॉलर और 88 ट्रिलियन रुपीस अगर यहाँ लगे हुए हों
तो वो नजर आ रहे हों। तो फिर एतजाज साहब, आप ये समझते हैं कि कराची से पाकिस्तान पेशावर 77 तक- साल पहले जहां खड़ा था पाकिस्तान हमारा, आज भी वहीं पर खड़ा है या फिर उससे भी पीछे जा चुका है? उससे पीछे जा चुका है। मैं अर्ज करूंगा वो एक मुआशी एतबार से भी बात कर रहा हूँ, माशरती बात मैं आपको उसके बाद यकदम करता हूँ, मुख्तसरन अर्ज करता हूँ जी कि आप खुद सोचें कि 130 अरब डॉलर और 88 खरब रुपए ये खातों में से हमारे पास आए हैं। हम ये इनकार नहीं कर सकते। एतजाज साहब, लॉस मफरूज है। जो आप बता रहे हैं यकीनी तौर पे बड़ा है, रिवाइवल कैसे मुमकिन हो सकता है दोबारा से पटरी पे आने के लिए, ट्रैक पे आने के लिए? जिस मकसद के लिए मुल्क बना था, क्या होना चाहिए? कौन इनिशिएटिव लेगा आपके ख्याल में? मशवरा क्या आपका? देखिए, वापस लाना तो इसके लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, नस्लों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस वक्त तक हम कुर्बानी नहीं दिए बैठे, हम अगलों का हक मारे बैठे। बिल्कुल। अगली 4 नस्लें जो हमारी आनी हैं, उन्होंने जो कुछ कमाना है, ये मैंने फिगर जो दिए उनसे आप निकाल लें, सही। जो कुछ उन्होंने कमाना है वो हम खा चुके हैं। बिल्कुल। उनको कर्ज छोड़ के जा रहे हैं। ये यौम आज़ादी पे हमें खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए। लेकिन एतजाज साहब, जश्न नहीं अगर हम मनाना बात चाहिए। करते हैं पोटेंशियल की, उसकी तो किसी तौर पे भी कमी नहीं है। जिस तरह से माशाल्लाह इस बार हम गोल्ड मेडल के साथ अपना ये 14 अगस्त मना रहे हैं, अरशद नदीम ने जिस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, इसी तरह से टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, चाहे वो खेल के मैदान में हो या आर्टिस्ट की बात की जाए। भी हमारे प्रोग्राम के अंदर भी बहुत से आर्टिस्ट आए। जो सकाफत है मुल्क की, वो भी बहुत ज़्यादा रिच है, उसमें भी किसी तौर पे कोई कमी नहीं है। किस तरह से इस पहलू को दुनिया के सामने लाया जाए? ये आपको कहाँ से ये हुस्न और खूबसूरतियाँ नजर आती हैं? मैं तो देखता हूँ तो बच्चे रूढ़ी के ढेरों पे से बोटियाँ जो फेंकी गई हैं वो खा रहे हैं, नंगे हैं बच्चे हमारे। सर, ये तो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया लिबास है, नहीं ये है। हमारी हुकूमतों के लिए, हमारे निगरानों के लिए जो है वो लम्हा फिक्रिया है। नहीं, लेकिन नहीं, लम्हा आज फिक्रिया क्योंकि जश्न आज़ादी का दिन है और हम इस जश्न को मना रहे हैं, उस दिन की याद ताज़ा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आज हमें कुछ अच्छी बातें भी करनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं सर। नहीं, अच्छी चीजें हैं, आप जरूर करें, पर आपने एक चीज जरा सोचे तो सही कि 13 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947 में क्या फर्क आया? फर्क क्या? ये सोचने का दिन है। चेयरमैन माओ कहता है कि जिस वक्त आप कभी खुशी का दिन आए तो उतना ही ज्यादा वो आपका सोचने का, एहतसाब करने का दिन होता है। और उसकी कौम ने 1972 तक चाय नहीं पी थी। वो जब खुंजराब पास में भी वहाँ सड़क बना रहे थे चीनी, तो वो वाइट टी पीते थे। उनको पूछते थे वाइट टी क्या है? वाइट टी थी गर्म पानी, कोई उसमें पत्ती नहीं। पत्ती वो कहते थे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये चीन 1973 तक उसने अपने लोगों को पत्ती चाय की इंपोर्ट करके और पीने नहीं दी। उस जनरेशन ने अपने आप को रोका। 1995 तक चीन ने एक गाड़ी नहीं बनाता था, एक कार नहीं मैन्युफैक्चर करता था, साइकिलों पे लोग चढ़े होते थे। मैं बीजिंग गया 1987 में, लाखों साइकिल जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई कार नहीं। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर ऑफ, हम खाते रहे, बिल्कुल ऐसे वो बचाते रहे। ये जब तक हम 13 अगस्त और 14 ये तो अगस्त हमारे 1947 को फर्क सियासतदानों का सर काम है पाकिस्तान को देखना, पाकिस्तान की आवाम नहीं, के बारे आपका में मेरा सोचना। भी है।
और खुदा हम के लोग तो सर वास्ते। हम तो अपना फर्ज अदा करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने गिरदो नवा में जो ऐसे लोग मौजूद हैं उनको मदद करें उनकी, और हमें ये करना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया एतजाज़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो उनकी बात कहने का मकसद था, लम्हा फिक्रिया तो है बिल्कुल। और 14 अगस्त के मौके पे जब इस 14 अगस्त के दिन, जश्न आज़ादी के दिन, जब हम गौर करते हैं, अब पाकिस्तान की पोटेंशियल की बात करते हैं, तो फिर यकीनी तौर पे दिल दुखदा भी है। उसी का तज़किरा कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि इस बार पाकिस्तान की जो खुशियां हैं उसको दोबाला कर चुका है वो गोल्ड मेडल जो कि अरशद नदीम ने हासिल किया है, और उसकी सेलिब्रेशन भी साथ में जारी है। छोटी छोटी खुशियां हैं जो जीने की वजह बन जाती हैं। अवाम इन खुशियों को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस दिन को किस तरह से मना रहे हैं, आइए कुछ झलकियां हम देखते हैं। एक बार फिर से हम आपको बताते जाएं कि पाकिस्तान का आज 77वां यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद आज़ादी के रंगों में रंग चुका है, सब्ज़ हलाली परचमों की बहार है। शहर इक़्तिदार भी किसी से पीछे नहीं है। वहाँ के मनाजर हम देखते हैं। यहाँ वैसे तो गली मोहल्लों के अंदर और हर कूचे गली में इसी तरह का माहौल है, लेकिन शहर इक़्तिदार में कैसी रौनकें हैं, किस तरह की सजावट है और किस तरह से मनाया जा रहा है जश्न आज़ादी, किरण खान से जान लेते हैं। जी किरण, कैसा माहौल है आज जश्न आज़ादी के रोज़? भर में आज 14 अगस्त जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर की तरफ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी जगह जगह आपको सब्ज़ हिलाली परचम दिखाई दे रहे हैं, और इसी तरह से जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको बरकी कुमकुमों से भी बड़ा खूबसूरत करके सजाया गया है। और सबसे पहले सुबह हम देखते हैं कि 21 तोपों की सलामी दी गई, जगह जगह वतन अजीज़ के लिए सलामती की दुआएँ की गई कि अल्लाह पाक इस मुल्क को जो है वो सलामत रहे, सलामत रखे। और शहरी जो है भरपूर अंदाज में हर कोई अपने अपने अंदाज में आज 14 अगस्त का जो जश्न है वो हमें मनाता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी ने पाकिस्तानी परचम का जो लिबास है वो ज़ेब तन किया हुआ है, तो कोई हाथ में परचम थामे हुए, कोई गाड़ी को सजाए हुए घरों से बाहर निकला हुआ है। मुख्तलिफ जगहों पर दोस्त और जो फैमिलीज़ हैं वो निकली हुई हैं और अपने अपने तौर से इंजॉय करें। इस वक्त मेरे साथ भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ कि आज आज़ादी का दिन वो कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं, और पाकिस्तान को बने हुए आज 77 बरस हो गए, तो क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? बिल्कुल, पाकिस्तान का आज दिन है और हम सब जो है इसे भरपूर जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। कल रात को भी जिस तरह से हुकूमत की तरफ से फ्लैन में इवेंट किया गया उसे भी हमने बहुत इंजॉय किया, और हुकूमती सतह पर इस तरह का इवेंट मुल्की जोश जज्बे के साथ मनाना बहुत ही खुश आइंदा है, और आज का दिन भी जो है हम बहुत खुशी से मना रहे हैं। जी बिल्कुल, यही लोग का कहना है कि पाकिस्तान जो है बहुत ही कुर्बानियों के बाद ये वतन हमें मिला, और इसको भरपूर अंदाज में सबको मनाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदा कौमें अपने आज़ादी का जश्न इसी तरह से मनाती हैं। जी, तो ये थी किरण हमारे साथ, बहुत शुक्रिया किरण आपका। और इस तरह से मुख्तलिफ शहरों की अगर बात की जाए, और शहर कायद में भी जश्न का ही समा, अहलियान कराची का जोश और जज्बा भी दीतनी है, हर तरफ मिली नगमों की गूंज सुनाई दे रही है, और ये जो सेलिब्रेशन है ये इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में नाज़रीन जा रही है। तो वहाँ का अहवाल भी जान लेते हैं। बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन वहाँ पर मौजूद हैं। सलाउद्दीन, बताइएगा किस तरह से आप जोशो खरोश देख रहे हैं लोगों के अंदर, और क्या क्या ख़रीदारी कर रहे हैं बच्चे बड़े? हाँ जी बिल्कुल, आज जो है वो जश्न आज़ादी बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है, और इस सिलसिले में हमने देखा है कि मुख्तलिफ तकरीबात का भी इनेकाद किया गया है। सरकारी सतह पर भी तकरीबात का इनेकाद किया गया है, गैर सरकारी सतह पर भी हो रहा है, और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से आज रैलियों का भी इनेकाद किया गया है, मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्कद की जा रही हैं। हम देख रहे हैं कि जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में घरों से निकले हुए हैं, मुख्तलिफ मुनफरिद अंदाज में जो है वो घरों से निकले हुए हैं। पाकिस्तान के परचम उन्होंने हाथों में पकड़े हुए हैं और रैलियाँ भी निकाल रहे हैं। मुख्तलिफ शाहराहों पर हम देख रहे हैं कि शहरी जो है वो बड़े जोश और जज्बे से जो है इस वक्त जश्न आज़ादी मना रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि जश्न आज़ादी मनाने के लिए यहाँ पर निकली हुई है। ये एक अंकल हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने जो है वो एक ट्रैक सूट भी पहना हुआ है जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा हुआ है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ अंकल, उनसे भी जानते हैं, आप बताइएगा आज किस तरह जश्न आज़ादी मना रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं पूरे अहले वतन पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं अपनी इस जश्न आज़ादी की पाकिस्तान की खुशी में आज मैं खुद निकला हूँ घर से बाहर, और मेरी फैमिली भी माशाल्लाह मनाती है, तो मेरा भी हक़ है कि मैं भी जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाऊँ। अपने अवाम की खुशियों में मैं भी शरीक होना चाहता हूँ, लिहाजा मेरी कोशिश है कि सारे पाकिस्तानी अवाम इसी तरह अपने हर इवेंट में, हर आज़ादी के दिन भरपूर तरीके से अपनी जश्न आज़ादी को शेयर करें, और आवाम हमारी जितनी है वो घरों से निकले और खुशी खुशी हर बंदा
जश्न आज़ादी को और कायदे आज़म को सलाम, पाक फौज को सलाम। बहुत शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि उनके जज्बात भी सुने। उनका कहना है कि हर पाकिस्तानी जो है वो आज घरों से निकले और जश्न आज़ादी मनाए। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन। और इसी तरह लाहौर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जश्न आज़ादी के रंग दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है, बच्चे हों बूढ़े हों सभी आज़ादी के रंगों में रंगे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और हम लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर भी इस वक्त रंगा हुआ है सब्ज हिलाली परचमों से। शबीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, आप बताएं लाहौरिये किस तरह से आप देख रहे हैं जश्न आज़ादी मना रहे हैं? जी, लाहौर समेत मुल्क भर में जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर में भी शहरी जो अपने अपने अंदाज में जश्न आज़ादी जो है वो मना रहे हैं। मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, ये गणपत रोड है और यहाँ से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो जश्न आज़ादी का तमाम जितनी भी अशिया हैं वो यहाँ से जाती हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे आज जश्न आज़ादी का? जी, हम बड़े पुरजोश हैं कि आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं और मैं भी बच्चों के साथ यहाँ पर आया हूँ कुछ चीज़ें लेने के लिए जश्न आज़ादी के ताल्लुक से। बिल्कुल, अब मैं बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। बेटा आप बताइएगा कि आज आपने जश्न आज़ादी मनाने का क्या प्लान किया हुआ है? मैं बाजा बजाऊंगा और दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला करूंगा, पटाखे बजाऊंगा बस। तो झंडियाँ आपने ली हैं और क्या लिया है? झंडियाँ भी लेनी है, कलर्स भी ले लिए हैं और ब्रश भी ले लिया। तो बच्चे बड़े पुरजोश हैं और इस वक्त खूब जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उनका कहना है कि इनकी आज की जो खुशियाँ हैं उनको दुबाला करने के लिए वो पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं। और यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये गणपत रोड है और यहाँ पर दुकानदार जो हैं वो आज जश्न आज़ादी के दिन भी आए हैं। और उसके साथ मेरा कैमरा मैन आपको ये मनाते दिखाए तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह लोग जो ख़रीद रहे हैं। ये झंडे हैं, बैजेज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बैजेज़ हैं। किसी के ऊपर कायदे आज़म की जो तस्वीर लगी हुई है ये आप देख सकते हैं कि ये बैजेस बनाए गए हैं। 14 अगस्त है, पाकिस्तान जिंदाबाद, और उसके साथ साथ दीगर बैजेस बनाए गए हैं। ये तमाम अशिया जो हैं वो इस याद को ताज़ा करने के साथ इनकी मुनासबत है कि लोग झंडे पकड़ते हैं और उसके साथ बैजेस लगाते हैं। कोई मुख्तलिफ़ किस्म के जो है अशिया ख़रीद कर, वो हर किसी का अपना अपना एक अंदाज़ होता है। बहुत शुक्रिया। शबीर हैदर लाहौर से मौजूद थे और सेलिब्रेशंस का सिलसिला जारी है पाकिस्तान भर में। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर का तो हाल आपने जान लिया, लेकिन हर गली कूचे में, हर छोटे बड़े शहर के अंदर यही रंग जश्न आज़ादी के दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और हमारे बैकग्राउंड पे आपको खूबसूरत मिली नगमा सुनाई दे रहा होगा। मिली नगमा तो नहीं है बल्कि कलाम है, लेकिन मिली नगमे भी आपको सुनाई देंगे क्योंकि उसकी वजह हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त वो मेहमान आ चुके हैं जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार था। क्योंकि 14 अगस्त पे अगर आप मिली नगमों की गूंज सुनाई ना दे तो मेरे ख्याल में फीकी फीकी सी होती हैं खुशियाँ। और इस चीज़ के लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया है 1 अगस्त से अब तक। और हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे शो के अंदर मिली नगमों को शामिल किया जाए, क्योंकि 14 अगस्त में हर चीज़ आपको सब तो दिखाई दे रही है और जो आपकी फीलिंग है वो भी मुख्तलिफ हो जाती है। इन तमाम परेशानियों के बावजूद, इन मसाइल और मुश्किलात के अंबार के बावजूद, जब 14 अगस्त करीब आने लगता है तो जो एक फीलिंग है ना पेट्रोटिज्म की, वो कूट कूट के पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर जो भरी हुई है उसका इजहार होना शुरू हो जाता है। तो मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। हमारे पास 2 लव बर्ड्स मौजूद हैं, कपल हैं ये, और ये दोनों एक तो गिटारिस्ट हैं और हस्बैंड वाइफ भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त गुलकार भी हैं, म्यूजिशियन। इन्होंने बैंड बनाया है। तो इकरा और फराज हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं अपने शो के अंदर। सबसे पहले तो ये बताएगा कि सफ़र का आगाज़ यहाँ तक पहुँचने में कैसा रहा और वो कहाँ से हुआ? सफ़र का आगाज़ तो MCA में हम दोनों पढ़ते थे, तो असल में रैगिंग के दौरान दोनों हम मिले थे। अच्छा। ये मेरे से 1 साल जूनियर थी, मैं इनसे 1 साल सीनियर था। तो आपने रैगिंग की सबसे पहले? मैंने इन्हें रोका, वो फर्स्ट ईयर इधर आओ, वहीं दिल आ गया? हाँ, बस नहीं दिल वहाँ से तो फिलहाल दिल आया आवाज़ के ऊपर। अच्छा कि यार बड़ा अच्छा गाती हैं ये। तो अमूमन ये होता है कि किसी बच्चे को आप तो आपने रैगिंग में क्या गाना ही सुन लिया था इनसे? मैंने वो ज़्यादातर यही होता है ना, रैगिंग में गाना सुनते हैं आप, कुछ गा के सुनाइए। हाँ, तो क्योंकि मैं म्यूज़िक डिपार्टमेंट से था तो मैंने इन्हें पूछा कि गाना सुनाएं। इन्होंने गाना सुनाया तो मैं परेशान कि यार ये इतना अच्छा कैसे गा रही है। तो फिर वहीं आवाज़ से मोहब्बत हुई है जी। उसके बाद फिर चलता रहा काम, साथ शोज़ मिलते रहे, तो इसी तरह आज बल्कि हमें
हमारा 13 अगस्त को जो है वो बैंड बना था और आज 14 अगस्त है, तो आज हमें 10 साल हो गए। सेलिब्रेशन फिर तो डबल हो गई। जबरदस्त। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये हेयर स्टाइल जो है माशाल्लाह फराज, ये शादी से पहले भी यही था या शादी के बाद शादी ही से हुआ? पहले या तो फिर ये आपने किया है? अच्छा, ये इकरा ये इकरा credit को आपको इसके जाता है बारे में जाता है। जी जी। अच्छा, इकरा ये कैसे कर लिया आपने? मेरे ख्याल में बाल खींच के इन्होंने उड़ा दिए फराज के। मैंने कहा वो जो शादी के बाद एक सहरा सर पे सजता है ना, कि मेरे उसके लिए मैदान साफ होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं पहले काम कर लेती हूँ। जबरदस्त। जबरदस्त इकरा, ये आपने बड़ा अच्छा कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं आप दोनों अभी तक? पाकिस्तान के अंदर तो यकीनी तौर पे किया होगा, पाकिस्तान में कहाँ और क्या पाकिस्तान से बाहर करने का भी पाकिस्तान से बाहर भी करने का मौका मिला है, और पाकिस्तान में तकरीबन माशाल्लाह हमने तकरीबन हर शहर में, हर सूबे में परफॉर्म कर लिया है। और इसी तरह ही बल्कि बस ये आपके ये आज मैं शो पहले के भी प्रोग्राम में आपको गाते हुए दोनों को साथ मेरे ख्याल गिटार में को बजते हुए इससे पहले इशाल के हम और गपशप करें। बिल्कुल, कुछ मैं नगमा सुनाइए हमारे नाज़रीन को 14 अगस्त की मुनासबत से, फिर गपशप करते हैं। एक्सीलेंट। और मेरे ख्याल में अभी ये डुएट जो है आपने मैशअप किया हुआ है, अभी ये चलना है, और तो इसका अगला हिस्सा हम बाद में सुनते हैं। मेरे ख्याल में कुछ बातें हो जाए। तो ये म्यूजिक की जो डोमेन है वो आपकी है, वोकलिस्ट इसमें इकरा है, ऐसा ही है? जी, या आप भी गा लेते हैं? नहीं, मैं गा नहीं लेता, मैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हूँ, तो मैं इनका गाया हुआ सिर्फ मैं सुन सकती अच्छा, ठीक। बिकॉज जब ये सॉन्ग यानी कि सुनाने का काम सिर्फ आपका है, मौसीकी में भी और वैसे भी। अच्छा, वैसे भी हस्बैंड वाइफ में सुनाने का काम बीवी के पास ही होता है। ये बात में आपने खूब संभाला। नेचुरल है ये। तो की ट्रेनिंग भी हासिल की इकरा या अभी सिर्फ फिलहाल शौक मेरे से? हस्बैंड ही मेरे ट्रेनर हैं। अच्छा, जबरदस्त। इससे पहले मैंने बाकायदा किसी इससे मौसीकार से खतरनाक आपने, ट्रेनर हो नहीं सकते। क्योंकि हमने उम्मी तौर पे देखा है जो मौसीकार होते हैं वो सुर ताल का बड़ा उनको ख्याल रखना पड़ता है, तो उसका कैसे पता चला कि जी हमने पिच को बेसिकली इतना हाई लेके जाना है? सुना और इमिटेट करना स्टार्ट किया। बाद में जब मैं इनसे मिली तो मैंने इनसे सीखना शुरू कर दिया। और तो ये still I am- स्टूडेंट दौर की ही बात है कि आपको इंटरेस्ट था बिल्कुल। गुनगुनाने का। Yeah. तो इंस्पायर किससे थी आप? आपकी मैं इंस्पिरेशन? बेसिकली मैम आपदा जी से, अच्छा। सर नुसरत फतेह अली खान साहब से, वाह वाह वाह, और बड़ी क्योंकि शख्सियत है। मेरे बैंड का जो जॉनर है वो भी सूफी है, तो हम लोग ज्यादातर सूफी म्यूजिक पे ही आपका म्यूजिक फोकस पे है। हम लोग फोकस इंटरनेशनली बॉर्डर पार की अगर बात की जाए जी। पड़ोसी मुल्क से, तो वहाँ पे आपके कौन से बड़े गुलकार आपके पसंदीदा जिनसे आपको सीखने का मौका मिला हो? वहाँ देख से के, तो सुन के। जाहिर है कि अभी तो फिलहाल जो हमारे पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो जहांगीर, तो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जिस तरह मोहम्मद रफ़ी हैं, लता जी हैं, या जी पुराने तो जाहिर वो बात तो है कि हमारे मोहम्मद सारे रफ़ी, teachers किशोर हैं। साहब, ये लता जी, ये सारे जितने भी हमारे लेजेंड हैं इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के, वो तो बिल्कुल जाहिर बात है, सबको ही अच्छे लगते हैं। लेकिन जिनको आप लेकर चल रही हैं वो हमारी आपा हैं। मैं जी जी आप उन्हीं को लेकर चल रहे हैं, तो चले तो जो स्मैशअप का अगला पार्ट है वो सुन मिली लेते नगमों का, उसको मुकम्मल कीजिए। चलें। एक्सीलेंट। और आज 14 अगस्त की मुनासबत से, जश्न आज़ादी की मुनासबत से जो आपने हमारा एक सेलिब्रेशन है उसका मज़ा दोबारा कर दिया, बहुत शुक्रिया इकरा और thank you so much. फराज। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और ये गपशप का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से प्रोग्राम में हम वापस आ चुके हैं, और जिस तरह से बात हो रही है जश्न आज़ादी इस वक्त जारी और सारी है, बहुत सारी तकारीब हो चुकी हैं, बहुत सारी तकारीब जो हैं वो होने जा रही हैं, और जिस तरह से देख रहे हैं हम हर गली कूचे में जश्न आज़ादी जो वो मनाया जा रहा है, पाकिस्तान को किस तरह से हासिल किया गया, किन कुर्बानियों के बाद ये लिया गया, और आज हम कहाँ पर खड़े हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ऐसे हीरोज़ हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हो रहे हैं जिनको हमें सामने लाना और सराहना बहुत सा टैलेंट पाकिस्तान के अंदर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और नाज़रीन, आपने जो रंगों से बनी पेंटिंग्स है वो तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जो कीलों की मदद से पेंटिंग बनाते हैं। बहुत ही रेयर आर्ट है, बहुत ही शानदार किस्म का ये हुनर है उनके पास। तो हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अहमद अली सादिक। अहमद, आपको वेलकम कहते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त ये आपकी क्रिएशन है। हमारी तो ख्वाहिश थी कि आप जितना ज़्यादा आर्ट अपने साथ ला सकते हैं, लेकिन आपने बताया जिस तरह ब्रेक से पहले कि मुमकिन नहीं था इतने सारी चीज़ों को साथ लेकर आना। तो हम कोशिश करेंगे कि विंडो में अपने नाज़रीन को वो सारा आर्ट भी दिखाते रहें। और सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आइडिया आया कहाँ से, इतना मुनफरिद आर्ट जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं? इसके पीछे यही डेडिकेशन थी कि मैं कुछ मुख्तलिफ करूँ ना अपने मुल्क के लिए। तो मैं जो अल्लामा इकबाल जो हैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ, और वो उनके अशार वगैरह वो मैं बड़ा सुनता रहता हूँ। तो उनका एक दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नहीं सुबह शाम, तो वो मुझे चीज़ ना बड़ी इंस्पायर की। तो फिर मैं पहले तो ड्राइंग वगैरह से स्टार्ट किया था, तो फिर मैंने कहा कि अब मैं कुछ मुख्तलिफ क्या कर सकता हूँ। तो फिर वो 3-4 चीज़ों तो आप पे निकले फिर दयारे इश्क में एक मकाम पैदा करने। मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह, आर्ट ये मैं पाकिस्तान में वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया।
और जितने पोर्ट्रेट इसमें इंस्पायरेशन किसी से नहीं ली, अपना आपका आइडिया? हाँ जी, ये मेरा अपना आइडिया, और इसमें जितने मैं पोर्ट्रेट्स बना चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो उतना दुनिया में किसी ने नहीं बनाए। अच्छा, ये जो हम आपके पास भी देख रहे हैं, मीनार पाकिस्तान इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत, और ये पोर्ट्रेट भी बनाते हैं, लाइक कायद आज़म मोहम्मद अली जना, इलामा इकबाल और फातिमा जना, इस तरह से बहुत सारे लीडरान के भी इन्होंने बनाए, और फिर वैसे भी पोर्ट्रेट की बनाते हैं। इनकी ये जॉब भी है, इनका ये फ़न है, और ये साथ ही साथ पैशन भी है, तो लेकर चल रहे हैं। ये जो हम मीनार पाकिस्तान देख रहे हैं, ये आपने छोटे छोटे नेल्स के साथ बनाया है, नेल मतलब कील की मदद से ये बनाया गया है, और ये किस चीज़ के ऊपर बनाया गया है? ये कोई चिप बोर्ड है, क्या क्या चीज़ है? ये प्लास्टिक का कोई चीज़ है? ये जिसे प्लाई शीट कहते हैं, आम जो होती है घरों में दरवाज़ों में इस्तेमाल होती है, वो वाली शीट है। तो इसके ऊपर फिर ये जो है ना बड़ी तरतीब से ये इसको आप पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेते होंगे, उसके बाद फिर इसको पेंसिल ड्रॉ हो जाता है, उसके बाद फिर ये जो कील है ना वो बड़ी तरतीब से उसी मौके पे फिलबदी यानी कि सोचना पड़ता है कहाँ पे कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, उस हिसाब से बनाना पड़ता है। और फिर इसमें मुश्किल जो चीज़ है वो एक तो टाइम टेकिंग बहुत है, दूसरा ये रिमूवेबल भी नहीं है, यानी कि जो गलत लग गया वो लग गया, और उसके अलावा जो है वो उसका निशान रह जाएगा अगर आप उसको उखाड़ने की कोशिश भी करेंगे, निशान रह जाएगा। और जिस तरह मैं पोर्ट्रेट्स ज़्यादातर बनाता हूँ उसमें मैं जो है वो पूरी दुनिया से लोग मेरे से बनवाते भी हैं पोर्ट्रेट्स, तो उसमें जो है उसमें बड़ा बारीकी देखनी पड़ती है कि उनके जो फेस फीचर्स हैं वो बिल्कुल सेम हो। अहमद, कितनी पेंटिंग्स अब तक बना चुके कीलों की मदद से? मैं ये तकरीबन 100 से ज़्यादा बना चुका हूँ मैं, जिसमें जो बड़ी सियासी और समाजी शख्सियात हैं, इंटरनेशनल नेशनल जो है, उनमें जो है बाहर के मुल्क में मेरा काम जाता है। सराहा गया इस काम को, और जिस तरह से आप लेकर चल रहे हैं इसको, गवर्नमेंट लेवल पर भी आप लेकर गए या आपने ट्राई किया कि इसको पजीराई मिल सके हुकूमती? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो काम है वो मैंने शुरू ही इंडिविजुअल अपने तौर पे शुरू किया था। मैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, एज बाकायदा आपने तालीम इसकी या किसी से इसकी मदद नहीं हासिल की? इसकी जो है ना ये मेरा अपना ही आइडिया, इसको मैंने कहीं नहीं, मैं 4 साल जॉब की है, जॉब के साथ साथ ये मैं ये काम करता था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पैशन भी और प्रोफेशन भी है। तो जो है 3-4 साल लगे आपको ये सीखने में, आप बता रहे हैं? वो तो मैंने अब प्रैक्टिस में कह लें। हाँ जी, वो तो जब मैंने शुरू किया था ना तो वो फिर उसके साथ साथ रोज़ मैं सीखता हूँ। अब जो मेरा फर्स्ट डे का था काम और आपका काम है उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन है। अच्छा, बता रहे हैं कि इंटरनेशनली भी आपको ऑर्डर्स आते हैं, कैसा रिस्पांस मिलता है जब लोगों को पता लगता है इस मुनफरिद आर्ट का? और अपनी तशहीर के लिए एक तो सोशल मीडिया का दौर है, जाहिर बात है, इसके अलावा क्या क्या मीडियम इस्तेमाल करते हैं? इसमें जो है मुझे सबसे ज़्यादा जो पसीराई जो मिली थी ना वो सोशल मीडिया से ही मिली है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मिलियंस व्यूज़ आते हैं। अभी एक निजी प्रोग्राम में मैं गया था, तो उस शो के जो मेरे व्यूज़ है तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा मेरा इसका व्यूज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े मेरे से बनवाते हैं, और ख़ास तौर पे अब जो बड़ी शख्सियात हैं उनका ज़्यादातर मैं बनाता हूँ और वो उनको फिर बहुत पसंद आता है। ज़बरदस्त। तो बिगनर्स के लिए क्या मशवरा है जो आपसे मुतासिर होके इसको अपनाना चाहें एज ए प्रोफेशन भी? आपका मशवरा है कि इसमें कुछ कमाई भी होती है या सिर्फ एज ए पैशन ही इसको आप ले सकते हैं? कहता हूँ कि इसको बड़ा डीमोटिवेट किया जाता है आर्ट को, जिस तरह कि मैं भी शुरू में घर में शुरू किया था तो घर वालों ने कहा नहीं ये नहीं सही, कोई पढ़ लो अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन मेरा ये पैशन था तो मैं इसी में लगा रहा, मैंने जॉब भी की लेकिन उसके साथ इस पर भी फोकस किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल हो गए मैं ये फुल टाइम यही काम कर रहा हूँ। अच्छा, किसी इदारे ने, इंस्टीट्यूट ने, जिस तरह NCA है या पंजाब यूनिवर्सिटी का भी एक इदारा है, ओल्ड कैंपस में आर्ट से मुतल्लिक तालीम दी जाती है, तो किसी इदारे ने आपको अप्रोच किया हो या आपने किसी इदारे को अप्रोच किया हो बाकायदा, ताकि तालिब इल्मों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, उनको गाइड किया जा सके? मैं शुरू में जब था ना मैंने उधर अप्लाई किया था, लेकिन फिर बाद में मैंने यही किया था कि मैं खुद ही ये काम करूँगा। मैं किसी आर्ट गैलरी से नहीं मुंसलिक हूँ, किसी इंस्टीट्यूट से नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही मैं ये काम बच्चों को सिखाने के लिए आपने तो सीख लिया माशाल्लाह, आपने तो अपनी एफर्ट से खुद ही प्रैक्टिस करके अपने आप को सिखा लिया, लेकिन इस तरह ना कि दूसरे जनरेशन, नई जनरेशन को सिखाने के लिए क्या एफर्ट होनी चाहिए आपके ख्याल में? वो ऐसे ही है कि अब मैं इसको अपने तौर पे लेके चल रहा हूँ। अच्छा। इसमें मैं एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाना चाह रहा हूँ, वो मेरा वर्किंग सारी मुकम्मल हो गया, 2-3 माह में आप इंशाल्लाह देखेंगे। वो क्या है, थोड़ा सा आइडिया दीजिए, हम उसको डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे, लेकिन है कि वो मैंने एक बहुत नंबर ऑफ यानी कि तकरीबन 50,000 कील इस्तेमाल की हैं एक साल में, मैंने वो बनाया है। और क्या बनाया है? वो तो सरप्राइज है। अच्छा, वो सरप्राइज है। तो इंशाल्लाह 1-2 माह में वो आएगा और वो पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। हाँ कंप्लीट है, लेकिन उसकी सिर्फ ये प्रोसेसिंग रहेगी, उसको अप्लाई करना है प्रॉपर तरीके से ना। जश्न आज़ादी को लेकर इससे रिलेटेड भी आपने कुछ बनाया, क्योंकि आज का दिन भी ऐसा ही है कि पूरी दुनिया एक तो ये हम मीनार पाकिस्तान देख रहे हैं, इसके अलावा आपने क्या कुछ बनाया? कायद आज़म, फातिमा जना या इस तरह की ये नेशनल डेज पे कुछ इलामा इकबाल आपने बताया आप उनके
मद्दाह हैं? इसमें ना मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ नेशनल डेज पे ना। इस दफ़ा थोड़ी मसरूफियात थी मेरा अपने कमीशन वर्क में, इसलिए मैं ये वाला बनाया था। तो इसके अलावा मैंने अल्लामा इकबाल का मैंने बनाया था तकरीबन 30,000 किलो से, और वो 6 फुट बड़ा था, वो बनाया, और वो उसको भी बड़ी पजीराई मिली है। वो उसको जो ऑफिशियल जो उनका पेज है तो अल्लामा का, उसके ऊपर उन्होंने अपलोड किया और बड़ी पजीराई मिली। तो मैं नेशनल डेज पे कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। उसके हुकूमती सतह पे मेरे ख्याल में सपोर्ट मिलनी चाहिए, तो यही सवाल भी है कि अभी तक हुकूमत की सतह पे किसी किस्म की सपोर्ट आपको मिली, या आप चाहते हैं कि आपके काम को मजीद आप काम करना चाहते बड़े लेवल पे? मैं इंडिविजुअली काम कर रहा हूँ, लेकिन जो है कि हुकूमती सतह पे भी आप आजकल देख रहे हैं कि जब वो एक बंदा अचीवमेंट कर लेता है तो फिर क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले सपोर्ट नहीं करते हैं। मैंने तकरीबन सभी को ये प्रेजेंट किया है, हर हुकूमत के लोगों ने देखा हुआ है, जिसमें गवर्नर पंजाब भी आ गए। हेड ऑफ स्टेट्स को, वज़ीर आज़म को भी आपने प्रेजेंट किया अपना ये आर्ट? नहीं, वज़ीर आज़म को नहीं, मैंने जो है साबका वज़ीर आला को मैंने दिया था ये पोर्ट्रेट। अच्छा। लेकिन वो ये है कि ये आर्ट शहबाज शरीफ साहब थे, परवेज़ इलाही साहब की बात करें, बुज़ार को, उस्मान बुज़ार साहब को। अच्छा। हाँ जी। तो ये है कि इसमें जो है ना, ये आर्ट जो है, मैं अक्सर कहता हूँ कि इसको हम ना सिर्फ अपनी एक सकाफत समझते हैं कि एक आर्ट है, टैलेंट है। ये मैं कहता हूँ ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, इसको आप लगाते किस तरह से हैं? आप कमर की मदद से इसको इसके अंदर लगाते हैं? बिल्कुल। या ग्लू वगैरह करते हैं? नहीं, इसको मैं हथौड़ी की मदद से लगाता हूँ। अच्छा, अगर हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा अगर आप करके दिखा दीजिए, अगर बच्चे जो हैं वो अगर ये करना चाहें तो। मैं एक आध की लगा के दिखा देता हूँ। मामला है, हाथ पर भी लग, बड़ा बारीकी वाला काम है। वो ये मेरे 1-2 माह हो गई, ये मेरे हाथ पे इधर लगा था। और बड़ा मुश्किल काम है ये। मैं आपको एक लगा के दिखा देता हूँ। कैमरामैन से हम कहेंगे थोड़ा इसको फोकस कीजिए, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर प्लेसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मैं बैठता हूँ। अच्छा, थोड़ा इसको पकड़ के और जरा सीधा करके दिखाएगा नाज़रीन को कि ये कील उभरे हुए हैं या आप ये फुल अंदर चला जाता है, और किस तरह से? ये उभरे हुए हैं, 3D फॉर्म होती है ना, यानी कि 3D होता है कि ये जितना आप दूर से देखते हैं वो आपको उतना ही रियल लुक देती है। बड़ी इसमें एक डेप्थ नजर आ रही है और बड़ा खूबसूरत और बारीकी वाला काम है। इसमें कोई शक नहीं। आप पोर्ट्रेट्स देख रहे होंगे ना, तो उसके एक्सप्रेशंस भी आते हैं, यानी कि स्माइल कर रहा है, उसकी आंखों के वो चीज़ें भी आती हैं इसमें। वो पूरा ना 3D है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत काम है, और हमारी ये ख्वाहिश है कि इस काम को आगे भी आप बढ़ाएं, और दूसरे लोग भी इस काम को जो है नए बच्चियों को सिखाने के लिए भी आपको ये काम इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आपको एक इंस्टीट्यूट बनानी चाहिए, आने वाली यंग जनरेशन वैसे आइडिया है कि कोई ऐसा इदारा बनाएं आप, बिल्कुल, जिसमें बच्चों को सिखाने का मौका मिले। जब वो इनफरादी तौर पे वो ये होता है कि जिस तरह हमारी गवर्नमेंट का काम होता है ना कि वो एक पुश करे, सपोर्ट करे, लेकिन अब जब मैं इंडिविजुअली काम कर रहा हूँ तो फिर वो मैंने अपने सारे काम को वो लेके चलना होता है। और फिर अभी कोई शागिर्द रखा हुआ है आपने जो आपको सपोर्ट करता हो या आपकी मदद करता हो इस काम में, फ्रेम्स बनवाने में, या आप अकेले ही करते हैं? आप अकेले लगे रहते हैं? हाँ जी। इसके लिए कितनी तवज्जो दरकार होती है, अकेलापन, सन्नाटे में बैठकर काम करना, और से क्योंकि हमने देखा मुसव्विर जो है वो ज़्यादातर तन्हाई पसंद होते हैं, उन्हें वो मैंने अपना लहदा घर में लहदा ही बनाया हुआ रूम, बिल्कुल अलग ही। तो उसमें बैठ के मैं सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाता हूँ, रात 9-10 बजे तक मैं यही काम करता रहता हूँ। तो घर वालों का रिस्पांस कैसा है? वो आपके इस काम से खुश हैं, सपोर्ट करते हैं? बड़ा खुश हैं। और आप जिस तरह बता रहे हैं कि ये टाइम टेकिंग है, तो आपको तो कई घंटे लग जाते होंगे इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये वाला 1 हफ्ते में है, अब देखने पे ये इस तरह लग रहा है, लेकिन ये तकरीबन 2 से 3 हज़ार कील है। अच्छा। तो अब एक बारीक कील जो है ना, ये भी अभी ना थोड़ा इतना नहीं है, मैंने बस जल्दी में ये बनाया था। इसमें अभी इस साइड पे मैंने वो कायद आज़म के भी बनाना है, फिर इस साइड पे वो हल्का सा अल्लामा इकबाल का बनाना, वो इस तरह करके ना पूरा ये बनना है। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट है, और ये भी हमारी ख्वाहिश है कि आने वाले जो नई जनरेशंस हैं वो भी इस काम से कुछ सीख सकें और इस काम को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया, अहमद अली सादिक हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, तो ये पाकिस्तान का हुनर है, पाकिस्तान का टैलेंट है, जो आपको कोने कोने में, हर शहर में, किसी भी जगह पे मिलता है। तो हमारी कोशिश है कि अपने प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाते रहें। एक ब्रेक ले लें शाल, उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे। और भी बहुत कुछ है जो है वो मनाया जा रहा है, जश्न आज़ादी जोरों शोर से जारी है, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
अजीम, ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे। जश्न आज़ादी की ढेरों खुशियां मुबारक हो। सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी है और जारी सारी रहेगा। उष्ना सुहेल का अगर इशाल जिक्र किया जाए, एक ऐसा नाम है जब भी इसे पाकिस्तान की तारीख में पुकारा जाए तो टेनिस के खेल की याद आ जाएगी। उष्ना सुहेल हैं पाकिस्तान की पहली आलमी दर्जे की खातून टेनिस खिलाड़ी, जो कि 12 दिसंबर 2016 को आलमी नंबर 943 की सिंगल्स की बेहतरीन रैंकिंग में पहुंची हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, और हम इनको हिराज तहसीन पेश करते हैं। इन्होंने मेडल्स भी जीते हैं, उसके हवाले से भी इनसे जानेंगे इम्तियाज भी हासिल किया। और 11 जुलाई 2016 की अगर बात करें तो वो डबल्स रैंकिंग में भी दुनिया की 864वीं दर्जे पर थी। उष्ना सुहेल ITF प्रो सेक्टर टूर में हिस्सा लेती हैं और इसके साथ साथ सिंगल्स और मिक्स डबल्स में वो जनूब एशियाई खेलों में डबल ब्रॉन्ज मेडल्स भी जीत चुके हैं। क्या कुछ उन्होंने किया, जरा एक पैकेज देखिए, रिपोर्ट देखिए, फिर उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद हैं जी, हमारे साथ उष्ना सुहेल भी मौजूद हैं। क्यों ना उन्हीं से उनकी इन कामयाबियों के बारे में पूछ लें। उष्ना, वेलकम टू शो, कैसी हैं आप? अस्सलामुअलैकुम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। किस तरह से जश्न आज़ादी को मना रही हैं, पहले तो ये बताएं, क्योंकि आज 14 अगस्त है, सभी बच्चे मना रहे होते हैं, बड़े होते हुए थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो क्या आज भी आप जश्न आज़ादी को बचपन की तरह ही मनाती हैं? जी डेफिनेटली, ये दिन ऐसा होता है, इसमें इमोशंस ही कुछ डिफरेंट होते हैं, ज़ाहिर है। और बीइंग अ पैट्रियट, मैं अपने मुल्क के लिए पिछले 17 सालों से खेली हूँ, तो बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए कि मैंने इतना कुछ अपने मुल्क के लिए खेला है, किया है। तो डेफिनेटली बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे खुशी भी होती है और मोटिवेशन भी होती है टू कीप गोइंग, जितना मैं कर सकती हूँ इंशाल्लाह। उष्ना, यकीनी तौर पे इस बार तो आपकी खुशियाँ दोबाला हो चुकी हैं और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया, ये कैसी फीलिंग है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी फीलिंग है। आई एम ग्लैड कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ किया मेरे। इस साल मुझे 23 मार्च को तमगा इम्तियाज़ मिला था। फिर पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अवॉर्डेड बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन विद द कमिटमेंट अवार्ड, क्योंकि मैंने पिछले 16 सालों से अपनी कंट्री को बिली जीन किंग कप टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट किया है। और जब मुझे ये अवार्ड मिला था तो ये दुनिया की सिर्फ 35 फीमेल टेनिस प्लेयर्स को वर्ल्ड में मिला हुआ है, तो मेरे लिए एक ऑनर की बात है दैट आई वाज द फर्स्ट साउथ एशियन टू गेट दैट अवार्ड। 16 साल से आप टेनिस खेल रही हैं, तो बचपन से ही शुरू कर दिया था? हाँ जी, आई स्टार्टेड टेनिस व्हेन आई वाज अबाउट 12। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लेट है, लेकिन आई थिंक आई पिक्ड अप द स्पोर्ट वेल। जब आपको किसी चीज़ का पैशन हो, इंटरेस्ट हो, तो ऊपर से मेरी फैमिली स्पोर्ट भी है, तो आई थिंक वो भी एक रीज़न है कि मैंने जल्दी गेम को पिकअप किया। ख्याल कैसे आया टेनिस प्लेयर का, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा पज़ीराई नहीं मिलती, ना ही ज़्यादा हुकूमती सतह पे सपोर्ट मिलती है इस खेल को? जी, टेनिस बेसिकली मैंने जैसे कहा मेरी फैमिली स्पोर्ट है। मेरे फादर टेनिस मैचेस टीवी पे देखते थे, तो गर्मियों की छुट्टियों में जब आई यूज्ड टू हैव अ ब्रेक फ्रॉम माय स्टडीज़, तो मैं जाके उनके साथ मैचेस देखती थी। तो मेरी मदर ने जब ये चीज़ पिक की कि मैं बहुत शौक से बैठ के एंथुजियास्टिकली देखती हूँ, फिर मैं रैकेट अपने फादर मेरे क्लब टेनिस खेलते थे, उनका रैकेट लेके मैं दीवार पे जाके खुद गर्मी में लगी रहती थी जून की। तो मेरी अम्मी ने वहाँ पे नोटिस किया दैट आई हैव अ पैशन फॉर द स्पोर्ट, तो फिर उन्होंने मेरे फादर से कहा कि मुझे उस क्लब में लेके जाएँ जहाँ पे वो। तो पाकिस्तान में क्लब्स हैं प्रॉपर गाइडेंस, या इसकी प्रैक्टिस के लिए कितना आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कितनी मुश्किलात हुई? जी, अब आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक इट्स गेटिंग बेटर, लेकिन अभी भी मैं कहूँगी कि ज़ाहिर है देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। हमें अगर किसी भी सिस्टम को बदलना होता है तो उसमें टाइम लगता है, और मेरे ख्याल से वी नीड मोर पब्लिक कोर्ट्स इन डिफरेंट सिटीज़, क्योंकि गेम की प्रमोशन के लिए जब तक एकेडमीज़ नहीं होगी, सिस्टम नहीं होगा, तो प्लेयर्स की क्वान्टिटी नहीं बढ़ेगी। साथ में आई वुड से कि जो मार्केटिंग साइड है वो भी इम्पॉर्टेंट है। आपके जो नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं या जो इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उसमें भी डेफिनेटली इंशाल्लाह हम तवज्जो देनी चाहिए। भी सामुल हक बने प्रेसिडेंट पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के रिसेंटली, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आगे प्लान्स तो है, तो आई होप कि इंशाल्लाह हुकूमत भी उनका साथ दे। अपने आप जब देखती हैं दीगर लड़कियों को, तो उनमें भी टेनिस का शौक देखती हैं आप, या फिर आप एक अकेली लड़की होती हैं उनमें कि टेनिस प्लेयर बनने का शौक था? नहीं, बिल्कुल मैं कहूँगी कि देयर आर गर्ल्स इन पाकिस्तान जिनको पैशन है गेम के बारे में, सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज़ वो बहुत इन्वेस्ट करती हैं, उनको बाहर भेजते हैं। मतलब देयर आर प्लेयर्स, लेकिन आई थिंक क्वांटिटी बढ़ सकती है अगर गेम को और तवज्जो दी। पोटेंशियल देखती हैं हमारी बच्चियों में है। बिल्कुल ऐसा ही है, टैलेंट पोटेंशियल हर स्पोर्ट में। आप देखें माशाल्लाह अभी ओलंपिक्स में अरशद ने गोल्ड मेडल जीता है, तो आई थिंक उनके पास कुछ। लेकिन बात वही है कि जिस तरह अरशद ने भी जो हार्ड वर्क है, जो स्ट्रगल है, वो अपने बलबूते पे की है। एक साल, इसी साल ही, बल्कि साल के आगाज में उनके पास जावलिन के पैसे नहीं थे, तो ये एक अलमिया है। आपने भी जो कुछ किया मेरे ख्याल में अपने बलबूते पे किया, अपनी एफर्ट से किया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, डेफिनेटली मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट दूंगी। और पाकिस्तान में जितने भी एथलीट से मेरा मतलब आई नो देम, तो उनकी स्टोरी में ये नज़र आता है कि उनके अपने पैशन और पेरेंट्स या फैमिली सपोर्ट से वो आगे जाते हैं।
तो आई थिंक अगर इन हालात में हम पाकिस्तान के लिए जाके कुछ अचीव कर लेते हैं तो अगर हमें प्रॉपर सपोर्ट दी जाए तो मेरे ख्याल से फिर हम कहीं और भी पहुंच सकते हैं। सैडली मैं बल्कि क्योंकि ऑब्वियसली हम सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है तो मैं काफ़ी ऐसे पोस्ट देख रही थी जहाँ पे प्लेयर्स कहते हैं कि जब वो स्पॉन्सर्स के पास जाते हैं अपनी ट्रेनिंग के पैसे मांगने के लिए तो उन्हें कहा जाता है कि आप पहले वर्ल्ड नंबर 1 बने या आप वर्ल्ड लेवल पे आएँ फिर आपको स्पॉन्सर करेंगे। बट सैडली बात वही एंड पे आती है कि वो पॉइंट ऐसा होता है कि इफ़ यू बिकम वर्ल्ड नंबर 1 तो आपको तब आपको ज़रूरत नहीं रहती है, तो सारे आपके पीछे भागेंगे। स्टेज में ज़रूरत होती है। जिस तरह हमारे अरशद नदीम की एग्जांपल हमारे सामने है कि उसको पहले सपोर्ट नहीं मिली बट अब तो फिर सारे भागते भागते आएंगे। तो जो स्ट्रगलिंग फेज में एक प्लेयर को हेल्प करता है, जो उठाता है, आई थिंक वो मैटर करता है एंड ऑफ द डे। तो ये अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से हमारे फेवरेट प्लेयर पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली एहसाम भी हैं, अकील भी हैं, आपका फेवरेट कौन है और इंटरनेशनली किसको फॉलो करती हैं या सीखने को मिलता है उनको देख? मैंने रॉजर फेडरर और किम क्लाइस्टर्स को पहली दफ़ा जब मैंने रैकेट उठाया था तो मैंने उनको टीवी पे देखा था। आई रिमेंबर विंबलडन के मैचेस हो रहे थे जून में, मैं अपने फादर के साथ। और फीमेल्स में वैसे सरीना विलियम्स इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट। मुझे उनसे मिलने का भी मौका मिला। सानिया मिर्ज़ा से मुलाकात हुई, उनसे कुछ सीखने का मौका मिला? जी बिल्कुल, सानिया मिर्ज़ा की अकेडमी मैंने हैदराबाद में ट्रेनिंग की थी। मैं उनके घर वहाँ पे रही थी। उनके भी फादर ने मदर ने मुझे हेल्प आउट की थी जब मैं इंडिया में थी, तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। हैदराबाद इंडिया की बात करें आप? जी इंडिया बिल्कुल। और ये कौन से साल की बात है? दिस वाज बैक इन 2000 एंड मे बी 18, 19, 17। तब मैं कुछ फ्यूचर्स वगैरह खेलती थी तो मुझे FFC का एक स्पॉन्सर मिला था जो मुझे कुछ टूर्नामेंट्स के लिए बाहर भेजा था। लेकिन वही बात एंड में आती है, स्पॉन्सरशिप्स के बगैर इट गेट्स वेरी टफ। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे पजीराई आपको कब मिली या पहचान कब मिली और आपको लगा कि आप प्रेजेंट कर सकती हैं पाकिस्तान से बाहर? अब मेरी इंटरनेशनल आई थिंक लेवल पे रिकग्निशन मेनली तब जाके भी हुई थी जब मैंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड रैंकिंग हासिल की थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कब की बात है? ये दिस इज़ बैक इन 2015 आई थिंक। मैं इंडिया में थी और मेरा टूर्नामेंट हो रहा था न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे मैंने इनकी इंडियन प्लेयर को ही हराया था। और मुझे याद है सानिया मिर्ज़ा की अम्मी ने मेरी अम्मी को कॉल करके मुबारकबाद दी थी बिकॉज आई मेड हिस्ट्री फॉर द कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह, बिकमिंग द फर्स्ट वर्ल्ड रैंक फीमेल टेनिस प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान। अभी आप माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तमाम इम्तियाज़ भी आपको मिला, एक नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं पाकिस्तान की। बच्चियों को, आने वाली बच्चियों को, जो जिस तरह आपने भी बताया कि पोटेंशियल आपको दिखता है, उनको सिखाने का कोई प्लान है? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस खेल को आगे बढ़ाने के? देखिए डेफिनेटली जब अल्लाह ताला ने आपको एक हुनर दिया होता है तो बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, बीइंग अ फीमेल टेनिस प्लेयर, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से लड़कियां आगे निकलें। तो इंशाल्लाह इसाम भाई के भी प्लान्स हैं, वो टेनिस पे काम करना चाहते हैं। इसाम आपके कज़न भी आए थे? जी मेरी पुप्पो के बेटे हैं। तो इसी तरह से मैंने कहा फैमिली में है मेरे टेनिस फादर की साइड से, तो इंशाल्लाह प्लान्स हैं कि कुछ सिस्टम डेवलप हो, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को पाकिस्तान में ज़्यादा लाया जाए, इस गेम का एक्सपोजर हो ताकि फीमेल्स में भी गर्ल्स में भी इस गेम में लड़कियां आगे आएँ। और इंशाल्लाह पोटेंशियल है लाइक आई सेड, तो उसको पॉलिश किया जाए, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, तो आई थिंक वी कैन हैव मोर प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान। हुकूमत की तवज्जो किस तरह से दिलवाई जाए, क्योंकि अभी जावलिन की तरफ मेरे ख्याल में तवज्जो थोड़ी सी बटी है क्रिकेट के बाद, लेकिन ज़्यादातर फोकस उस पर होता है। ये यकीनी तौर पर खेल भी पसंद करते हैं, पाकिस्तानी अवाम की भी एक वाबस्तगी है, लेकिन दीगर खेलों की तरफ किस तरह से तवज्जो दिलवाई जाए देखें सबसे पहले तो जो प्रोमिसेस किए जाते हैं उनको फुलफ़िल किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक खिलाड़ी को इंसेंटिव भी एट द एंड ऑफ द डे चाहिए होता है। अगर एक खिलाड़ी अपने पैशन पे, मेहनत पे लगा रहे लेकिन उसको इंसेंटिव्स ना दिए जाएं तो आई थिंक एक पॉइंट पर आकर आपने अपने फ्यूचर को देखना होता है। तो मैं यही कहूँगी कि जैसे अभी ओलंपिक्स की एग्जांपल बहुत बड़ी अरशद नदीम ने सेट की है कि अगर विदाउट एनी सपोर्ट वो इतने बड़े लेवल पर जाकर जीत आए हैं गोल्ड मेडल, तो मेरा वही बार बार सवाल होता है कि अगर सपोर्ट हो स्टार्टिंग से तो आपका जो पोटेंशियल है वो क्यों आगे नहीं जाएगा। क्योंकि मैं यही बात आई थिंक दोहराती हूँ, जो बाहर यूरोपियंस होते हैं, कोई भी होते हैं, उनके भी 2 हाथ होते हैं, 2 टांगें होती हैं, डिफरेंस अपॉर्चुनिटी, लेकिन उनके साथ गवर्नमेंट लेवल पर सपोर्ट होती है, फिर उन्हें स्पॉन्सर्स होते हैं, उनका सिस्टम्स डेवलप हुए हुए होते हैं। तो यहाँ पे प्लेयर्स को अपना सिस्टम बनाते बनाते ही स्ट्रगल होती है। तो हमें गवर्नमेंट को हम क्या ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू के आने वाले दिनों में जो स्पोर्ट्स नज़रअंदाज हो रही हैं, एटलीस्ट उनको मौके दिए जाएँ, उनको वो रिसोर्सेज दिए जाएँ जिनसे वो बच्चे सामने आ सकें, वो प्लेयर सामने आ सकें? बिल्कुल, मेरे ख्याल से मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है आपके प्लेयर्स की। और ज़ाहिर है जो बच्चे फिर ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं वो देखते हैं कि अच्छा हमारे टॉप प्लेयर्स को भी ये मिल रहा है, ये इंसेंटिव एज ए प्रोफेशन भी उसमें कुछ फ़ायदा है, उसमें फ़ायदा भी है डेफिनेटली। और मेरे ख्याल से उनको भी मोटिवेशन होती है कि हम मेहनत करें, हम आगे बढ़ें ताकि कल को हमें भी ये इंसेंटिव्स मिलें। और आपके जो मैं कहूँगी जो एडवर्टाइजमेंट्स कंपनी है, आपके जितने भी जैसे स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं,
उनको उसमें आप बिल्कुल नहीं, आई थिंक क्रिकेट के अलावा भी बाकी गेम्स हैं, तो और दिस कुछ इज हाउ हमारे यू बच्चे तो इस वजह से भी नहीं आ पाते हैं सामने कि उनको फैमिली की तरफ से ये कहा जाता है कि इसमें कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा है, या आप कुछ अर्न नहीं कर पाओगे, या फिर आप आगे नहीं जा पाओगे, तो फ़ायदा नहीं है इसमें टाइम वेस्ट करने का। तो हमारे बच्चे इसलिए स्पोर्ट्स से पीछे हट जाते हैं। डिपार्टमेंटल सिस्टम इन पाकिस्तान, आई थिंक डिपार्टमेंट्स हैं। वी हैव वापडा, जैसे मैं वापडा से एफिलिएटेड हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल गेम्स में कुछ 6 गोल्ड मेडल्स जीते हैं वापडा के लिए, तो मुझे एक एफिलिएशन है। फिर वी हैव आर्मी, नेवी, हमारे हैं डिपार्टमेंट्स, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे दैट्स नॉट इनफ, आपको और इंसेंटिव्स चाहिए होते हैं। बस जाते जाते बताइए हमारे नाज़रीन को फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, नेक्स्ट गोल्स क्या हैं आपके? अभी इंशाल्लाह मैं ट्रेनिंग फेज़ में हूँ। वी हैव सम नेशनल टूर्नामेंट्स कमिंग अप इन सितंबर, और अक्टूबर में भी मेरे दादा अबू के नाम पर एक टूर्नामेंट इंशाल्लाह कराया जाएगा, होपफुली इन द नेक्स्ट 2, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टूर्नामेंट इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्लान्स, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको तमगा इम्तियाज़ की भी। और ये पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान की प्राइड है, इस तरह के नौजवान जो कि मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान की पहचान बनते हैं। तो जश्न आज़ादी के मौके पर ख़ास तौर पर इस तरह के मेहमानों को बुलाने का मकसद भी ये है कि वो सारे जो पॉजिटिव पहलू हैं पाकिस्तान के, उसे भी मंजर आम पर लाया जा सके। एक ब्रेक ले लेते हैं इशार। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे, और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि जश्न आज़ादी इस वक्त जारी और सारी है, और हर तरफ जश्न बहारा नज़र आ रहा है, झंडों की बहार नज़र आ रही है, और हम ये बात जो है वो हर फोरम पर कहेंगे कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तानी अवाम जो है वो कहीं पर भी उनके जज्बे कम न होते हुए नज़र नहीं आते हैं। जो 77 साल गुजर गए इस बात को, लेकिन आज भी अगर हम देखें मिली नगमे हैं तो वो खून गरमा देते हैं। झंडे को देखते ही पता नहीं एक अजीब सी सरशारी जो है वो आ जाती है। और हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर इसी मुनासबत से कुछ ख़ास मेहमान भी हैं, और मिस्टर पाकिस्तान इनको कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। मसूद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं और अबसार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को वेलकम कहेंगे, और सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अबसार आपसे आगाज़ करेंगे कि जो आपकी ये एक कलेक्शन है मिली नगमों के हवाले से, यकीनी तौर पे काबिल तहसीन एक इक़दाम है। कितने अरसे से आप मिली नगमे इकट्ठे कर रहे हैं, और कितनी बड़ी आर्काइव बन चुकी है अब तक? सबसे पहले तो आप लोगों को आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम एक हैं, कि ये कि एक न्यूज़ इस बात का पैगाम है कि हम एक हैं। और साथ साथ मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। जश्न आज़ादी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मगर मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि इंडिया लिबरेट हुआ है, पाकिस्तान क्रिएट हुआ, तो इसलिए हमारा ये जहाँ जश्न आज़ादी है वहाँ जश्न तख्लीक़ पाकिस्तान है, क्योंकि उससे कबल दुनिया में ये रियासत इस नाम की वजूद में नहीं थी। अब रही बात कि कितने अरसे से, तो 8 साल की उम्र से ये मैंने इसका आगाज़ किया मिली नगमों का, और उस वक्त मैं 2 साल का था जब 1990 में दलदल पाकिस्तान का एक ऐड आया था एक सॉफ्टवेयर कंपनी की जानिब से, तो उसमें पूरा पाकिस्तान ही उसके सहर में मुब्तला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हुआ, और उसके बाद ये सिलसिला चल निकला कि जितने भी मिली नगमे हैं मैं सोचता था कि सब के सब मेरे पास होने चाहिए। तो जहाँ रेडियो या टेलीविज़न से मैं देखता तो वो मिली नगमे मैं जमा करने की कोशिश करता। इब्तिदा में मैंने कैसेट मेरे पास टेप रिकॉर्डर में हर वक्त मौजूद होती थी, रेडियो से जैसे ही कोई नगमा आए मैं उसे रिकॉर्ड कर लूँ, टीवी से जो भी आते थे वो रिकॉर्ड कर लिया करता था। फिर बाज़ार में जितनी कैसेट्स थे, तो मैं 10 साल की उम्र में बाजार में, जितने पीटीवी के पास मिली नगमे नहीं होंगे और आपके अल्हम्दुलिल्लाह, तो 10 साल की उम्र में मार्केट में जितनी भी दस्तियाबी कैसेट्स थी वो सारी की सारी मैंने यकजा कर ली, मगर अभी भी तशनगी बाकी थी। जब भी मैं रेडियो पाकिस्तान, आपकी नगमे मिली नगमे जमा करने की प्यास बुझी नहीं अभी तक? प्यास बुझी नहीं, अभी भी मैं कहता हूँ कि शौक़ अल्लाह करे शौक़ सफ़र कभी ना होता है, और इसीलिए मैं पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में गया, वहाँ पर जिस शर्त में मुझे मिली नगमा मिल सका पाकिस्तान के नाम, वो मैंने जमा किए। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पहला मिली नगमा कब पाकिस्तान के लिए बनाया गया था? और अगर हम देखें वैसे तो हमारे यहाँ मिली नगमों का आगाज़ 1911 में उस वक्त हुआ जब मशरक़ी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकार उस्ताद प्यारे साहिब ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़्म मिली तराना चीन और अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहाँ हमारा, जब गाई थी, वहाँ से शुरुआत हुई। मगर जब क़याम पाकिस्तान के बाद 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब 1947 को रात 12 बज के
10 मिनट पर रेडियो पाकिस्तान लाहौर से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का तहरीर करदा नग़मा तौहीद के तराने की ताने उड़ाए जा, मुतरब तमाम रात यही नग़मा गाए जा, ये मुनव्वर सुल्ताना ने पेश किया। उसके फ़ौरन बाद मुनव्वर सुल्ताना और दिलशाद बेगम ने मुश्तरका आवाज़ों में शौकत थानवी का लिखा हुआ नग़मा चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, जब ये पेश किया तो उस वक्त कहते हैं कि जो भी इस परचम को देख रहा था उसकी आंखें अश्कबार हो गई कि अब क्योंकि इस झंडे पे अब कौम की लाज है, इस झंडे खूबसूरत ये नजर ये पूरी तहकीक भी है, हिस्ट्री भी आपके पास मेरे नगमों से मुतालिक। मसूद भाई आप बताइए, ये जो आपका गेटअप है माशाल्लाह 14 अगस्त पे इसने 4 चांद लगा दिए हैं, ये सारा दिन यही हुलिया रहता है या आज की मुनासबत से आपने ये लिबास पहना? मैं पहले तो आपका बड़ा मशहूर हूँ, बल्कि एक टीवी का बड़ा मशहूर हूँ। बहुत शुक्रिया, मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कुछ बोलने का, और आज के हवाले से मैं आपको 14 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने आज के दिन पाकिस्तान को आज़ाद किया था, हमें एक आज़ाद सांस लेने का अल्लाह ने मौका फराहम किया। तो बाकी ये जो मेरा गेटअप है ये 12-15 साल से यही है। अच्छा, हर वक्त आप इसी में होते हैं, ये पाकिस्तानी झंडा पे? जी, कभी होता है कोई शादी ब्याह आ जाए तो उसमें कोई चेंजिंग आ सकती है, अदरवाइज मैं मेरे लिए हर रोज़ ही 14 अगस्त। तो ये बचपन से यही मोहब्बत है मुल्क के साथ या वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा होता गया, और ये ख्याल कैसे आया कि इस लिबास में ही रहा जाए? देखें जी, जिस तरह पाकिस्तान ने इतनी मुश्किलात के बाद हमने पाकिस्तान को हासिल किया, तो मैं समझता हूँ कि अगर आंखें बंद करके 2 मिनट सोचा जाए तो हम सभी को ऐसे ही रहना चाहिए, और हर रोज़ हमें 14 अगस्त को या अगस्त के महीने को सेलिब्रेट करना चाहिए कि ये फ़कत एक दिन नहीं है कि हम 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान की आज़ादी को याद करें, बल्कि हर रोज़ याद रखना चाहिए। मोहब्बत तो हर दिन बढ़ती चली जाती है। बात है ना जिस पे कलीम उस्मानी साहिब ने क्या खूब कहा है, दिन नहीं तारीख़ का उन्वान है 14 अगस्त, एक जिंदा कौम की पहचान है 14 अगस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से उस वक्त तहरीकें चलती थीं, जब पाकिस्तान बनने से पहले की बात हो रही है, आपने कहा मिली नगमों का आगाज़ जो है वो तब से हो चुका था, कोई ऐसा मिली नगमा तब का जिसने उस तहरीक में रूह फूंकी हो और वो पाकिस्तान बनाने में और आज़ादी की इस जद्दोजहद में जिसका बड़ा मुआविन साबित हुआ हो? तो इसमें सबसे अहम चीज़ है 23 मार्च 1940 को इस शहर में जहाँ पे हम मौजूद हैं, अर्ज़ लाहौर में, जब करारदाद पाकिस्तान पेश होकर मंजूर हुई तो उसी दिन मियाँ बशीर अहमद, जो कि तुर्की में पाकिस्तान के पहले सफ़ीर बने थे और शायर कायद आज़म के लक़ब से याद किए जाते हैं, उन्होंने नज़्म लिखी थी, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्म जहाँ है मोहम्मद अली जना। तो ये उस दिन अनवर गाज़ी आबादी ने पढ़ी थी। मगर फिर ये हुआ कि उस दौरान जब तहरीक पाकिस्तान अपने ज़ोरों पर थी तो दूसरी जंग अज़ीम भी जारी थी, तो बरतानवी हिंद ने अपने फ़ौजियों को या यहाँ के लोगों को मोटिवेट करने के लिए तराने बनाने शुरू किया और उसके लिए खुसूसी सेल भी कायम किया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये सोचा कि लोगों का सौती रुझान बेमकसदियत मौसीकी से मोड़कर तहरीक पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान की जानिब गामजन किया जाए, तो मिली नगमे बनाए जाए। तो इस मौके पर अच्छा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शराइत कुछ अजीब व गरीब थी। उन्होंने इस नज़म को भी मुंतखब किया और इसके अलावा 1944 में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत पे लिखी गई नज़म, जो कि मियाँ बशीर ही ने लिखी थी, मिल्लत है फ़ौज, फ़ौज का सरदार है जना, इस्लामियान हिंद की तलवार है जना। इन 2 नगमों को मुंतखब किया, मगर शराइत ये थी कि इन नगमों को जो गाएगा सबसे पहले उसने बरतानवी हिंद के लिए कुछ ना गाया, फिर उसे कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। तीसरी बात यह है कि वो दिल से पाकिस्तान और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का हामी हो। अब इस तरह का कोई फ़नकार नहीं मिल रहा था, जिस फ़नकार को देखें उसने ये इनकी शराइत पे पूरा नहीं उतर रहा था। तो फिर एक दिन कादिर फरीदी, जो कि ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से वाबस्ता थे, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दफ्तर गए, सरदार अब्दुल रब निश्तर से मिले और उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे फ़नकार मौजूद हैं जो इन शराइत पे पूरा उतरते हैं। तो उन्होंने मुनव्वर सुल्ताना, अली बख्श ज़हूर और शमशाद कौसर को मुतारफ़ करवाया। इन तीनों फ़नकारों ने मिलकर इन नग़मों को गाया और फिर इसकी ग्रामोफोन जो है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को पेश की गई। उसके अलावा साईं अख्तर हुसैन एक बड़े मशहूर गुलूकार हैं, उनके बड़े भाई थे एजाज़ अली,
उन्होंने क्या खूब मिली नगमा गाया था, क्या ही पाकीज़ाओ ताहिर नाम पाकिस्तान है, विरदे लब हर सुबह शाम नाम पाकिस्तान है, और फिर मिल्लत का इफ्तिखार है मोहम्मद अली जना। बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है आपकी और काबिल तहसीन भी है यकीनी तौर पे। मसूद भाई, आप बताइएगा कि पूरे पाकिस्तान का चक्कर काटा आपने, अपनी जो एक इजहार है मोहब्बत का वो जगह 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 गली कूचों में जाके किया या पाकिस्तान से बाहर भी गया? जी, मैं एक इंटरनेशनल फ्लैग होस्टर हूँ और चीयर लीडर हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये है कि मैचेस में जाते हैं? जी, मैचेस में जाता हूँ और क्रिकेट को करता हूँ मैं, कबड्डी को करता हूँ, फुटसाल को करता हूँ, फुटबॉल को करता हूँ, टेबल टेनिस को करता हूँ। तो कैसा लगता है जब आप मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान मुल्क से बाहर भी को लेकर जाते हैं और लहराते हैं, उस जी जी जी, दिल में कैसे वो जज्बात क्या होते हैं, वो थोड़ा सा बताएं। ऐसे मैंने अगर जहाँ भी मैं गया हूँ, पाकिस्तान से बाहर जिस कंट्री में मैं गया हूँ, वहाँ एक चीज़ मैंने देखी है कि पाकिस्तान को प्यार करने वाले लोग हर मुल्क में पाए जाते हैं। और जब वो मुझे इस गेटअप में देखते हैं ना, तो यकीन मैंने लोग गाड़ी का शीशा नीचे करके रक्शे में बैठे हुए लपक के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उस वक्त मैं कहता हूँ कि आज जब मैं एक दावत लेके निकला हूँ ना, आज उसमें मैं कामयाब हो गया हूँ और आज मेरा जो फ़र्ज है ना वो आज पूरा हो गया। अच्छा जुनैद, पाकिस्तान का झंडा जब जैसे बनाया गया, जिस तरह से डिज़ाइन किया गया, जब से पाकिस्तान मारूज़ वजूद में आया है, आज तक पाकिस्तान का झंडा वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। दीगर ममालिक करते आए हैं अपने पाकिस्तान अपने ममालिक के मैं आपको बताऊँ ना कि पाकिस्तान का परचम सीने वाली शख्सियत जो पहली मास्टर अफजाल हुसैन और उनके भाई मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने सिया। और फिर दिलचस्प बात है, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले फ्रांस में लहराया गया। बिल्कुल ऐसे। वो उस वक्त ये हुआ था कि जम्बूरी स्काउट्स जम्बूरी थी, उस वक्त जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि जब रात 12 बजेंगे तो हमारा जो ताल्लुक़ हो जाएगा पाकिस्तान के साथ हो जाएगा। उस वक्त एक स्काउट था मैट्रिक क्लास का, उसका नाम था सरफराज रफ़ीकी। उन्होंने वहाँ पर जाके पाकिस्तान का झंडा लहराया और फिर तारीख़ ने देखा कि उस लड़के ने साबित किया। वो लड़का पाकिस्तान एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर बना। 6 सितंबर 1965 की जंग में शहीद होने वाली पहली शख्सियत सरफराज रफ़ीकी शहीद की है, जिन्होंने हलवाड़ा में भारत का कबाड़ा कर दिया था और ज़रबुल मिसल आम हो गई थी कि इसका हलवाड़ा कर दिया। और फिर तारीख़ ये भी बताती है कि उन्होंने अपना जलता हुआ जहाज़, उनके जहाज़ को कुछ फ़नी ख़राबी पेश आ गई थी, तो उन्होंने अपना जलता हुआ जहाज़ भारत के उस नेट पे जाके दे मारा जहाँ पे भारत के तैयारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ परवास करने के लिए पर तोल रहे हैं। बड़ी कुर्बानियां हैं और आज के दिन को मनाने का मकसद भी ये है कि इन कुर्बानियों को याद रखा जाए, उन कुर्बानियों को किसी तौर पे भूला ना जाए। तो आप बता रहे थे कि मिली नगमे पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बनाए गए, ये तो बड़ी हैरत अंगेज़ इन्फॉर्मेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने रिसर्च की और मैंने दुनिया के दीगर ममालिक को भी देखा कि उनके कौमी गीत या पैट्रियाटिक सॉन्ग, कंट्री सॉन्ग्स हैं जो भी हैं, उनकी तादाद कितनी है। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, इनफैक्ट हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, पाकिस्तान के आधे भी नहीं है। और पाकिस्तान में देखें 5000 तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह में। ये सबूत है पाकिस्तानियों का अपने मुल्क से मोहब्बत का। मसूद भाई, क्या पैगाम है नई जनरेशन के लिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वो जज्बा हुब्बुल वतनी उसमें किसी हद तक कमी आती जा रही है, कि वो जज्बा जवान रहे जिस तरह आपके अंदर जवान है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है और ये पाकिस्तानी कौम ऐसी है, जब ये जाग जाती है ना तो फिर ये सोती नहीं है, और जब ये सो जाती है ना तो इसको उठाना मुश्किल होता है। मोटिवेशन की ज़रूरत है, थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरी है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। खूबसूरत शेर के साथ आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सेलिब्रेशन जारी है और जारी रहेगी जब तक ये पाक वतन अर्ज़ वतन कायम व दायम है। और एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद अगले मेहमानों से हम मुलाकात करेंगे। अपने नाज़रीन के हमारे साथ रहिएगा। असीम, ब्रेक के बाद खुशामदीद। और जश्न आज़ादी की बहारें जारी है, पूरे मुल्क में सेलिब्रेट किया जा रहा है इस खुशी को, इस हैपनिंग के साथ कि इस बार ख़ास बात यह है शाल के गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जो हासिल किया है, जिस तरह से आओ भगत हुई है, गुज़िश्ता रात को भी उन्हें वेलकम किया गया, उनकी वालदा उनके साथ थी, और जिस तरह से उन्हें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये डिज़र्व करते हैं। और बढ़ावा देने के लिए नए आने वाली नस्ल को, नए आने वाली कौम को एक रोल मॉडल के तौर पे जब आप किसी को पेश करते हैं तो यकीनी तौर पे एक हौसला अफजाई होती है और इस तरह का टैलेंट उभर के सामने आता है। लेकिन जो सफ़र, जो मेहनत उन्होंने अकेले इस मुकाम तक पहुँचने के लिए हासिल की है, वो यकीनी तौर पर काबिल ज़िक्र है।
बिल्कुल ऐसा ही है। हम कुछ अपने अनसीन हीरोज़ की बात करते हैं ना, ये तो वो हीरोज़ हैं जो सामने आ चुके हैं, मंजर आम पर हैं, जिनको दुनिया जानने लगी है और जिन्होंने नाम पाकिस्तान का रोशन कर दिया। बहुत सारे और ऐसे सितारे भी हैं जो अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। और आज हमारे साथ और कुछ लोगों को डिफरेंट शौक़ भी होते हैं, जिस तरह से नोट जमा करने का या फिर कॉइन्स जमा करने का। आपको भी ऐसा कोई शौक़ रहा है जुनैद? बिल्कुल शौक़ रहा है और इसके लिए भागदौड़ बहुत करनी पड़ती है। हमारे वो तो पास है जो भाई, इस वक्त मेहमान हैं मेहनत तलब शकील काम है। अहमद, उनको वेलकम कहेंगे। शकील भाई, ये मेडल्स कैसे हासिल किया आपने फिर? मेडल्स मुझे कोई आज से 8 साल पहले शौक़ हुआ था मेडल्स जमा करने का, क्योंकि मेरे हाथ कुछ मेडल्स लगे थे। फिर मैंने बहुत सारे तारीखी मेडल्स जमा किए, इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके अब तक के मैंने। मिले कहाँ से आपको ये? 1300 के करीब मेडल्स हैं मेरी कलेक्शन में। असल में मेडल जो है इसके लिए बड़ी आपको तगोदो करनी पड़ती है, बड़ी एफर्ट, क्योंकि ये तो किसी को एजाज़ के तौर पे मिलते हैं। तो ये फिर क्या कोई सेल आउट करता है तो आप इसको हासिल करते हैं? कुछ मैंने चीज़ें ख़रीदी भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने लोगों को अप्रोच करके, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं उनको पता है कि जो कदरदान है वहाँ पे तो चीज़ महफूज हो जाएगी, अदरवाइज़ जो उनके अपने आने वाली नस्लें होती हैं वो उसको इतना ज़्यादा प्रिजर्व नहीं कर पाती। तो अभी पिछले साल भी आपको शायद पता होगा, इमरान खान साहब के एक मेडल का बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल का इशू बना था। वो गोल्ड मेडल भी मेरे पास था इमरान खान साहब का। अच्छा। क्योंकि मैंने पीसीबी को डोनेट कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे बड़ा इशू भी बना था और मेरे बहुत सारे तो आप तक कैसे पहुंच गया था वो? असल में मुझे खुद नहीं पता था। ये 2014-15 में मेरे पास आया था, बुरी कंडीशन में था। जब मैंने इसको साफ़ करवाया तो फिर इमरान खान साहब का नाम उस पर था। लेकिन हम वो बेसिकली वो सोर्स जानना चाह रहे हैं कि जो आप तक पहुंचाता है ये मेडल। असल में इसका कोई आप कह सकते हैं कि कोई एक सोर्स नहीं है, ये मुख्तलिफ सोर्सेज से पहुँचते। बाज़ दफ़ा इतना अनसर्टेन होता है कि आपको खुद पता नहीं होता है कि अगर इशाल को मेडल चाहिए या मुझे किसी शख्सियत से मुतल्लिक मेडल चाहिए या मुझे भी ये शौक अगर पैदा होता है तो मैं किससे रब्ता करूंगा जो हमें प्रोवाइड करेगा? इसका मैंने आपको बताया कि प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपकी लक है या आपकी अपनी एफर्ट्स हैं कि आप अप्रोच कर पाते हैं। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ गुड लक होती है कि आप तक पहुँच जाते हैं। जैसे नहीं, आप अब ये तो नहीं कर सकते कि आप निकलें और गली कूचे आप जो है वो फिर के और इसको होता ये है कि जब आप प्रोमिनेंट हो जाते हैं ना, जब जिस तरह मैं टेलीविज़न पे नज़र आ रहा हूँ, बहुत सारे मेरे इंटरव्यूज़ हुए, तो फिर बहुत सारे लोग आपके अप्रोच भी करते हैं कि हमारे पास हमारे दादाजी के कुछ मेडल थे, हम वो सेल करना चाहते हैं, या वो वो सेल करते हैं और उसको परचेज करते हैं। हाँ, सेल भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग तोहफतन भी दे देते हैं कि चलें ये आपके पास महफूज हो जाएगी चीज़। तो मेरे पास तो बेशुमार मेडल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह भी आई हुई थी आपके 10 स्टार, उनके तमगा इम्तियाज़ लगा हुआ था। मेरी कलेक्शन में 4 तमगा इम्तियाज़ हैं, सितारा इम्तियाज़ हैं। और वो किन शख्सियात को मिले हैं? वो कुछ मिलिट्री के लोग हैं, कुछ सिविलियंस हैं। सरताज अजीज़ साहब का मेडल है मेरे पास। अच्छा। इसी तरह कुछ आर्मी और इन शख्सियात के इल्म में भी है कि ये मेडल्स आपके पास हैं? मैं ये बताऊँ आपको कि जो बहुत शख्सियात प्रोमिनेंट हो जाती हैं ना, जिनको सैकड़ों मेडल्स मिले होते हैं, वो फिर इन चीज़ों से बेनियाज, वो फिर ज़रा केयरलेस भी हो जाते हैं, संभालना मुश्किल। जब पहले 2, 4, 5 मेडल्स जो होते हैं ना, वो आपको एक खुशी देते हैं, उसके बाद जो है वो चीज़ें आपके लिए कॉमन हो जाती हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जो मेडल्स होते हैं या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं एजाज़ात के तौर पर मिलती हैं, लोगों ने अपने घरों में अलग से रैक्स बनवाए होते हैं, उनको वहाँ पर सजाया हुआ होता है। इस तरह से फेंकने लगाना भी इसी तरह ही चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि जिनको मिला होता है उनकी अपनी ज़िंदगी में तो वो ख़ुद उसकी कदर करते हैं, बट बाद में आने वाली उनकी जो नस्लें हैं उनको नहीं संभालती या उनकी बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करती। तो ये उस वजह से ये चीज़ें या तो मिसप्लेस हो जाती हैं या कहीं ना कहीं मुख्तलिफ मराहल से गुजर के कदरदान के पास जो है ना पहुँच जाता है। अच्छा, इसी तरह से जो शौक आपके पास है, आपने बताया कि 1300 के लगभग मेडल्स भी हैं आपके पास। जी। और कॉइन्स तो मेरे ख्याल में कॉइन्स तो मेरे पास को 22,000। किसी ने रब्ता किया या किसी ने कोई ऑफ़र किया आपको कि आप इतने मुआवजा लेके आप उनको दे दें, कोई ऐसी ऑफर्स आई? ये जो इमरान खान साहब का मेडल था ना, ये भी पीसीबी ने मुझे कहा था कि हमें फ़रोख्त कर दे, लेकिन मैंने उनको डोनेट किया था। मैंने कहा था अच्छा, आपने डोनेट कर दिया? हाँ, मुझे इस पे एजाज़ी अवार्ड से और क्रिकेट टीम से मेरी मुलाकात कराएं, मेरा नाम और मेरी तस्वीर पीसीबी में लगाएं, तो वो सारे मेरी शराइत उन्होंने मानी। अच्छा, ये लीगल है वैसे कि आप किसी का मेडल अपने पास अगर आप रखते हो या किसी भी सोर्स तक आप तक पहुंचा हो तो आप इसको कानूनी तौर पे अपनी मलकियत साबित कर सकते हैं, या ये ख़तरनाक भी हो सकता है कानूनी तौर पे? इलीगल है। दुनिया में थी, मैं अकेला नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में बड़े लेवल पे ये कलेक्शंस की जाती हैं और यूरोप में तो इस लेवल तक कलेक्शंस की जाती हैं कि वहाँ पे उनकी कलेक्शन में बड़े बड़े इवन जो है लाइक जिस तरह उनका विक्टोरिया क्रॉस मेडल है जिसकी मिलियंस
में जो है डॉलर्स में वैल्यू है, लोगों पर्सनल कलेक्शंस में वो शामिल हैं, तो लोग करते हैं। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो ये चीज़ों की बेकदरी होगी और ये चीज़ें इधर मिसप्लेस हो जाएंगी और गुम अच्छा, इस चीज़ का शौक कैसे पैदा हुआ कि मुझे मेडल्स, मुझे कॉइन, करेंसीज जमा करनी है? असल में ये कोई इसके लिए बाकायदा प्लानिंग नहीं की थी। कुछ सिक्के थे मेरे वालिद साहब के दोस्त, वो कनाडा से लेके आए थे, वो बड़े खूबसूरत लगे मुझे, तो वहीं से मैंने फैसला किया कि क्यों ना इस कलेक्शन को बढ़ाया जाए। अच्छा। और आगे की तरफ लेके कितने साल पहले की बात है? ये तकरीबन आज से 20 साल पहले की बात है। अच्छा। तो तब से ये बचपन से ही शौक है? जर्नी किया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कलेक्शन में अब कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं, चाहे वो नया है या पुराना है। मैंने कबल मसीह से स्टार्ट किया कॉइन्स की, और दुनिया की तमाम डायनेस्टीज और सिविलाइजेशन। अशरफियाँ चलती थी पहले? जी, अशरफिया, दिरहम, दिनार, सारी मेरी कलेक्शन के अंदर जो है ना शामिल है। अच्छा, हमने ये देखा कि ख़त्म हो चुकी हैं, नापैद हो चुकी हैं इस तरह की चीज़ें, मतलब अशरफियों को ढूंढना या फिर दरहम तो सॉरी अभी अवेलेबल हैं, वो वाले जो उस वक्त के जो कॉइन्स हैं बहुत से नापैद हो चुके हैं, जो नहीं है इस वक्त, नापैद हो चुके हैं, उनको आपने किस तरह से हासिल किया और कहाँ से हासिल किया? अच्छा, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि आप फ़र्ज़ करें एक सिक्का 2000 साल पुराना है, आप उस तक कैसे रसाई हासिल करते हैं? तो इसका जवाब मेरे पास बड़ा सिंपल होता है। मैं कहता हूँ कि अगर जुनून और पैशन है ना, आप चीज़ तक अपना जुनून आपने साबित कर दिया है, तो चीज़ें मौज़ाना अंदाज में आप तक पहुँचती हैं। मैंने भी इस वक्त जुनैद जो है ना, हम समझ लें कि वो जुनून की हद तक जो है ना, वो इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गए, उन्हें वो कॉइन चाहिए, उन्हें वो दिनार हासिल कैसे करेंगे? असल में ये सेम इसी तरह है जिस तरह आप अरशद नदीम साहब से पूछें कि ये कैसे पॉसिबल हो गया कि आपने इतने मीटर्स का जो कर लिया। असल में वही चीज़ है कि उसके पीछे एक लंबा सफ़र होता है, एक तजर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, जो आपने पीयर बनाई होती है, जो आपने रिसोर्सेज तलाश कर लिए होते हैं। अब मैंने कुछ 40 शहरों का सफ़र किया पाकिस्तान की इन चीज़ों। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ इसके लिए? बाहर वैसे 1-2 दफ़ा गया हूँ, लेकिन इन सिक्कों के लिए नहीं गया। मैंने बाय डाक और बाय यानी पोस्ट के ज़रिए चीज़ें मंगवाई। पूरी दुनिया की जो करेंसी है, कॉइन्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, कोई ऐसा मुल्क नहीं। तखमीना लगाया, कोई एस्टिमेट लगाया कि कितनी मालियत के सिक्के इकट्ठे हो चुके हैं? मैंने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया, लेकिन रफ आइडिया मिलियंस में इसकी मैं पैसे भी खर्च कर चुका, इसकी वैल्यू भी मिलियंस में। अब लेकिन मैंने इसका एक जो सबसे अच्छा स्टेप जो लिया, मैंने कहा कि ये असासा मेरे पास है, मेरे बाद हो सकता है जिस तरह ये चीज़ें लोगों की मिसप्लेस हुई, मेरे बाद भी मेरी नस्लें मिसप्लेस कर दें या इसको सेल कर दें। तो उसको मैंने महफूज करने का जो तरीका अडॉप्ट किया कि मैंने एक तो अखुवत यूनिवर्सिटी के अंदर जो है अपनी कलेक्शन का 40% जो हिस्सा वो डोनेट कर दिया डॉक्टर अमजद साकिब साहब को। कॉइन्स उनको दे दिए? जी, कॉइन्स और कुछ मेडल्स, और 40% जो है वहाँ पे गैलरी बन रही है अखुवत यूनिवर्सिटी में बड़ी, तो कुछ उनको डोनेट कर दिया। तो इसी तरह अच्छा, वो डिस्प्ले करेंगे वहाँ पर रखेंगे? वो डिस्प्ले करेंगे, सारा डिस्प्ले करेंगे, बड़े खूबसूरत एस्थेटिकली बड़ा उसकी डिटेल्स के साथ उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। डॉक्टर अमजद साकिब साहब का बड़ा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। अच्छा। तो इसी तरह सैयद कासिम अली शाह फाउंडेशन में मेरी गैलरी का अभी इफ्तिताह है, 18 अगस्त को मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कर रहे हैं, वहाँ पे हमने एक बहुत बड़ी गैलरी बनाई। इसी तरह कसूर म्यूज़ियम में आर्कियोलॉजी का एक म्यूज़ियम है, वहाँ पे मेरे नाम से एक गैलरी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ताल्लुक बुनियादी तौर पे कसूर से ही है? मेरा ताल्लुक कसूर से है, कसूर के इलाका मुस्तफाबाद, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में महफूज कर दिया जाए, वरना ये बाद में मुझे कदरदानी मिसप्लेस हो जाएंगी। मेरे हो सकता है मेरी आने वाली नस्लों को इसकी कदर ना हो, और ये सारा हेरिटेज है पाकिस्तान का। बाय प्रोफेशन आपका ताल्लुक किस से है? बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, लेक्चर हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ बिज़नेस भी मैं करता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं चाह रहा था कि ये असासा है, जिस तरह अभी ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेके आया हूँ कि मैं समझता हूँ कि आने वाली नस्लों को इसका शऊर और इसका इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि आप चाहते हैं कि इसकी बेकदरी ना हो, आपको शौक है, पैशन है ये जमा करने का। दूसरा ये कि ये जो मेडल्स हैं, इनकी मालियत भी है, मतलब ये कदर तो इनकी बेशक बहुत ज़्यादा है, हम अहमियत से इनकार नहीं कर सकते, बट इनकी कोई अगर हम वैसे देखें वर्थ और वैल्यू भी कुछ है? नो डाउट। मैं ये कहता हूँ कि कुछ इसमें ऐसे मेडल्स हैं जो कि बरतानिया को रिक्वायर्ड हैं, पहली जंग अजीम में जो यहाँ से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बाई नेम उनके मेडल्स हैं, और वो चांदी के मेडल्स हैं। अच्छा। तो उसके यूके में बहुत वर्थ है, वो उसके ख़रीदार हैं, उनको ख़रीदते हैं, क्योंकि वो अपना हेरिटेज ज़ाया नहीं करते। वो चाहते हैं कि बरतानिया से जुड़ी हर चीज़ हमारे पास पहुँचे, चाहे उसके लिए हमें कितना ही पैसा क्यों ना खर्च करना पड़ जाए। इसी तरह पाकिस्तान से रिलेटेड पाकिस्तान के कुछ ऐसे करेंसी नोट्स और सिक्के हैं जिनमें बरतानिया का आज भी इंटरेस्ट है, क्योंकि वो ऐसे नोट्स थे जो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर 1947 में ब्रिटिश इंडिया के नोट 1 साल के लिए राइज किए थे, जिस पे किंग जॉर्ज की तस्वीर होती थी और उस पर हुकूमत पाकिस्तान। आपके साथ भी हम काफ़ी मेडल्स और ये कॉइन्स दिखा रहे हैं जो आपकी नज़र में बहुत ही नायाब हों या
उन्होंने आपको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, खूबसूरती में भी और वैसे भी उसकी बनावट में? असल में हमारे नाज़रीन आज को ज़रा दिखाइएगा शक्ल। नायाब तो मैं नहीं ला सका क्योंकि मेरी एग्जीबिशन थी सुबह राशिद लतीफ़ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो इन्होंने मुझे अचानक कहा, तो मैं जो अवेलेबल था, जो अवेलेबल है आपके साथ हम देख रहे हैं, वो भी बड़े खूबसूरत मेडल्स हैं। जिस तरह ये अगर आप देखते हैं तो ये वाला जो मेडल है ये दूसरी जंग अजीम का मेडल है, जो यहाँ से जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था बर्रे सगीर से, क्योंकि पहली और दूसरी जंग अजीम में इन्होंने बरतानिया ने यहाँ से जो है ना काफ़ी तादाद में जो है, तो ये उसका जो है ये वो है। और इसी तरह ये पाकिस्तान आर्मी का है, ये तमगा जमहूरियत है, जो कि जब हमने जमहूरियत का साल सेलिब्रेट किया था तो ये सिविल मेडल था जो उनको दिया गया था। इसी तरह ये तमगा इस्तकलाल है, ये पाकिस्तान की गोल्डन जुबली जब सेलिब्रेट हुई थी तो इस पे मेडल जारी हुआ था। ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन जब करारदाद पाकिस्तान को की जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेट हुई थी तो ये तब ये मेडल उन्होंने जारी किया था। इसी तरह ये नीचे कुछ रेलवे के भी दिखाई जी, ये जो है ये पाकिस्तान के आर्मी के और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बैज हैं जो उनकी यूनिफॉर्म्स में लगते हैं। मुझे बैज जमा करने का भी शौक़ है, तकरीबन कोई 600 के करीब मैंने मुख्तलिफ बैजेस भी जमा किए हुए हैं। इसी तरह ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये जैसा किंग जॉर्ज की तस्वीर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेडल है। और इसी तरह ये जो है ये पाकिस्तान की 1971 की जो जंग हुई थी उस पर ये मेडल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें, तब ये मेडल जो है ना। कोई दिलचस्प वाक़या जो किसी मेडल या किसी कॉइन को हासिल करने में आपकी लाइफ से गुजरा हो, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। सबसे जो दिलचस्प चीज़ तो वो तो मेरे इस करियर में जो इमरान खान साहब का मेडल आया था, सबसे दिलचस्प वही था। मुझे नहीं पता था कि उनका मेडल, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडल था जिसकी बरतानिया में फ्रेंसिक लैब हुई और फिर उन्होंने सारी डिटेल्स प्रोवाइड की। तो वो एक ही जो पाकिस्तान ने उनके सरजमीन पे मैच 1987 में वो मेडल मिला था। कलकत्ता में मैच हुआ था और वो मैच लकीली पाकिस्तान ने जीता था जिसमें इमरान खान साहब को वो गोल्ड मेडल मिला था। तो वो इनके लिए बड़ी हैरानकुन बात थी पीसीबी के लिए कि वो मेडल मेरे पास कैसे है। फिर इन्होंने इसको फ्रेंसिक लैब के लिए भेजा, फ्रेंसिक लैब उन्होंने कहा जी बिल्कुल ओरिजिनल मेडल है। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि ये मेडल ओरिजिनल है या कोई इसकी कॉपी है? नहीं, ये तो क्योंकि मुझे तो अब इतना तजर्बा हो चुका है कि मेडल को क्या मेरे आप पहचान लेते हैं? हाँ, मैं फौरी कॉइन को भी पहचान लेता हूँ। पहचान क्या, जरा हमें भी गुर बताइए। नहीं, पहचान को उसका ये कि वो खुद उसकी जो बनावट होती है ना उसकी मेडल की और जो उसकी लुक होती है वो खुद ब खुद बता देती है, क्योंकि आपने जब तो है ओरिजिनल होना, दूसरा उसकी लाइफ। कुछ ब्राउन मेडल्स हैं, ये जो मेडल्स हैं ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों ने जो जारी किए हैं। लाइक जिस तरह के अगर कौमी असम्बली को 50 साल हो गए हैं तो कौमी असम्बली ने अपना मेडलियन जारी करती है, सेनेट अपना मेडलियन जारी करती है, पीसीबी कर। तो ये मुख्तलिफ मेडलियंस हैं जो मेरी कलेक्शन में है, ये ऑफिशियल मेडलियंस हैं जो वो जारी करते हैं। अच्छा, एक तो आपने कहा कि आपको लोग डोनेट कर देते हैं या तोहफा के तौर पे भेज देते हैं, या फिर वो उनसे कलेक्शन वो उन्हें लगता है कि वो नहीं संभाल पाएंगे, अपने आबाओ अजदाद का विरसा नहीं संभाल पाएंगे, तो वो आप तक पहुंचा देते हैं। एक दूसरी चीज़ है कि कोई आपसे ये कहे कि मेरे दादा का या परदादा का ये मेडल है जो आपके पास है और मैं इसको किसी कीमत पर ख़रीदना चाहता हूँ, तो ऐसी भी सिचुएशन? ऐसा एक दफ़ा हुआ था कि यहाँ हमारे कसूर के एक नवाब फैमिली हैं, तो उनसे रिलेटेड उनके आबाओ अजदाद का एक मेडल मेरे पास था। तो उन्होंने कहा था कि आप ये मेडल हमें जो है बेचते हैं, क्योंकि ये हमारे वो ब्रिटिश इंडिया आर्मी में ही थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा आप ये हमें दे दें, और वो बड़े नवाब फैमिली है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपने क्या कर रहा है? उनका हम खुद अपने आबाओ अजदाद का म्यूज़ियम बना रहे हैं। तो मैंने कहा फिर मैं आपको डोनेट कर देता हूँ, अदरवाइज़ वो मुझे उसका एक मेडल का 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार। लेकिन आपने वो मुआवजा नहीं लिया? जी, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह आपको पता है कि इमरान खान साहब को जिस तरह पजीराई मिली, तो उनका गोल्ड मेडल और एक ही जो उनको गोल्ड मेडल मिला वो भी इंडिया से, और उन मैच जीतने पे, तो उसकी आप वर्थ का अंदाज़ा कर सकती हैं कि अगर मैं उसकी ऑक्शन करवाता तो उसकी ऑक्शन कितने की होती। लेकिन आपने उसका भी मुआवजा नहीं लिया। इमरान खान साहब के सिग्नेचर लाखों करोड़ों में बिक रहे हैं, तो ये तो उनका एक ही गोल्ड मेडल था। लेकिन मैंने वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीसीबी को डोनेट कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी गैलरी में वर्ल्ड कप के बिल्कुल साथ ही उन्होंने डिस्प्ले किया। सबसे पुराना कॉइन या सबसे पुराना आपके पास मेडल किस सन का है, कितने साल पुराना है? सबसे पुराने अगर कॉइन्स की बात करें तो वो 2500 साल अलेक्जेंडर के पीरियड के भी मेरे पास कॉइन्स हैं। जितनी भी डायनेस्टीज़ आई वो सारी मैंने उस पर कवर की। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मेरी 2 किताबें भी हैं जो मैंने रिसर्च के साथ लिखी हैं हिस्ट्री के ऊपर। और मेडल की अगर बात करें तो मेडल में मेरे पास जो सबसे पुराना मेडल है वो फ्रेंच यानी नेपोलियन के दौर का है, 1808 का। तो वो उस वक़्त वो अर्ली मेडलियंस मेडल में शामिल था, तो वो मेरे पास जो है सबसे ओल्ड जो है मेडल वो शामिल है।
अरे वाह, बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है। बड़ी मालूमात आपने हमारे नाज़रीन को फराहम की। शकील अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस तरह के बेशुमार लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि अभी तक मंजर आम पर नहीं आए, लेकिन उनकी जो काविशें, उनकी जो मेहनत है वो काबिल ज़िक्र है। ठीक है जी, जश्न आज़ादी का जश्न जो है वो तो जारी है और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और हमारा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त रौनकें जारी हैं, ये रौनकें इसी तरह से रहें और पाकिस्तान इसी तरह से फलता फूलता रहे, सरसब्ज़ व शादाब रहे। हम हमेशा मुश्किल और अच्छे वक्तों में अपनी मार्केट्स का रुख करते रहे हैं। बचपन में जेब खर्च के पैसों से ख़रीदारी करते थे और बड़े होकर मेहनत की कमाई से ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी कभी अकेले, कभी दोस्तों के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी अम्मी की ख़रीदारी की फहरिस्त के साथ, कभी अब्बू की ट्रॉली धकेलने के लिए, कभी ख़रीदारी करने और कभी सिर्फ वक्त गुजारने के लिए हमने हमेशा चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा हो, अपने मोहल्ले के बाज़ार हो या मुस्तकिल मिजाजी हो, मेहरबानी पर भरोसा किया है, जो हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि जब तक हम जाकर अपनी ज़रूरियात की चीज़ें हासिल कर सकते हैं तब तक सब ठीक है। ये ताल्लुक एक कदीम मसावात को मुतवाज़न रखता है। बिल्कुल। और ख़रीदार, दुकानदार और फिर बाज़ार, हमारे प्यारे बाज़ार लोगों को ब्रांड्स को दुकानदारों से और फिर दुकानदारों को बनाने वालों से जोड़ते हैं नाज़रीन। और खुशहाली के सालों में और ख़ास तौर पे मुश्किलात के सालों में बाज़ार, ख़रीदार, दुकानदार और कारोबार हमेशा एक मुस्तहकम ज़रिया रहे हैं, जो ज़रूरियात को पूरा करते हैं और हमारी मईशत के इंजन को रमा दमा रखते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए एक और मुश्किल साल के बावजूद हमारे बाज़ारों की रोशनी, रौनक चमकती रही है। कभी धीमी, कभी रोशन, लेकिन कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। इस साल हमें इस रोशनी को खिराज अकीदत पेश करना चाहिए और एक पाकिस्तानी की हैसियत से जो FMCG सनत से वाबस्ता है, मैं पूरे वसूख के साथ इस रोशनी के लिए शुक्रगुजारी का इजहार करती हूँ, जो हमारे हज़ारों बाज़ारों, लाखों दुकानदारों, करोड़ों ख़रीदारों और अरबों ब्रांड्स की वजह से हर रोज़ रोशन होती है। बिल्कुल। और इन्हें मुल्क भर में लोग तैयार करते हैं, जिनकी रोज़ी रोटी ख़ास तौर पे इस रौनक पर मुनहसर होती है। तो कोई भी ब्रांड हो या बनाने वाला, हमारी खिदमत सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए है। इस यौम आज़ादी पर हम हर कारोबार, दुकानदार और ख़रीदार को खिराज अकीदत पेश करते हैं, जो पाकिस्तान के बाज़ारों और उसकी मईशत को ज़िंदा रखता है। तो उनकी रौनक के बगैर लाखों लोग अपनी रोशनी खो देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। साथ चलें तो पाकिस्तान चले। जब हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान आगे बढ़ता है। तो ये था आज का प्रोग्राम जश्न आज़ादी की जो रौनकें हैं उसके साथ हमने अनसंग हीरो से भी आपकी मुलाकात करवाई है और वो सारी खुशियां भी दिखाई मुख्तलिफ शहरों में किस तरह से सेलिब्रेशन जारी है, इस बात के साथ, इस जज्बे के साथ कि ये रौनकें मांद नहीं पड़नी चाहिए। और एक बार फिर से हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ शोर शराबे से, हुल्लड़बाजी से जश्न आज़ादी को ज़ाया ना कीजिए। कम से कम एक पौधा लगाइए और हक अदा कीजिए अपने पाकिस्तानी। अपने पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाइए। हमें दीजिए इजाज़त, फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।